बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद, वेलकम टू कोयटा। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। ऑलवेज वांटेड टू बी हियर, सो एंजॉयिंग एट द मोमेंट। ओके, सो वेलकम टू द केवमैन्स पॉडकास्ट। ये पाकिस्तान की पहली आउटडोर पॉडकास्ट है बेसिकली, जो हम प्लान कर रहे हैं और हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट। वो वाह, हैप्पी टू बी हियर। आपने कहा पहली, आई एम होपिंग आखिरी ना हो और लोग इंस्पायर हों और इससे फिर ये सिलसिला शुरू हो, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया। अभी जैसे हम आए हैं, खूबसूरत लोकेशन है कंपेयर टू जो आप कभी हमें बात करनी होती कि स्टूडियो में जाके, तो उसकी निस्बतन नेचर में बैठे हैं, नेचर के बारे में बात करेंगे। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया। एग्जैक्टली, इस पॉडकास्ट को आउटडोर रखने का पर्पस भी ये था कि हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे जाना चाह रहे हैं वो यही है कि हाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम द नेचर एंड एवरीथिंग। इसीलिए इसका नाम द केवमैन्स पॉडकास्ट रखा है। और ये वो पर्सपेक्टिव है जो इंसान, आपने मुझसे पूछना होंगी ये चीज़ें, लेकिन द केवमैन आपने क्यों रखा है इसका नाम? द केवमैन बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप दुनिया को उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से इंसान ने पहली बार दुनिया को देखा है। इट इज़ लाइक द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन K2, कि आप वो जो व्यू है वो आप दुनिया में पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो वो आपको एक हैरत में डाल देता है और वो सब कुछ करता है। तो दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट। सो व्हाट अबाउट यू, क्या फीलिंग्स हैं कोयटा के बारे में? यू हैव बीन ट्रैवलिंग टू फर्स्ट टाइम इन कोयटा? या फर्स्ट टाइम इन कोयटा। और फीलिंग्स ये है जस्ट गेटिंग टू नो कोयटा। मैं ऑल्दो इस तरह की बातें बंदा जनरली पब्लिकली कम करता है, लेकिन आई बिलीव कि हर चीज़ की अपनी एक फीलिंग होती है। आप शहरों को भी अपनी फीलिंग होती है, उनके अंदर दास्तान होती है और आप उसे पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है। सो राइट नाउ, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इट्स वेरी मिस्टिकल एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट वेरी सिंपल। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा पढ़ने में। और जस्ट मैं इस सारे टाइम पर बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, कल भी आज भी, लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान कोयटा की तरफ ही है और मैं उसी के साथ दोस्ती करने की कोशिश में हूँ इस वक्त। ओके, तो कोयटा के साथ दोस्ती करने में वाकई वक्त लगता है। और हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जी ये इस शहर का मुख्तलिफ होना जो है वही इसकी खूबसूरती है और वही इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से मुझे भी इस शहर से एक इश्क सा है। और हमने ये सोचा कि जो द केवमैन्स पॉडकास्ट है इसको हम जो है वो इसी शहर में और इसी तरीके से जो ना इस शहर के वीरानों में जाकर जो है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो साथ यू नो दैट कि मेरी और आपकी जो कन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट, जब हमारी बात हुई, ये वो टाइम था जब हमने मोहम्मद अली सतपारा साहब को K2 पर खो दिया। उन्हें हमने खोया या हमने बहुत कुछ पाया, ठीक है, ये तो एक लंबी दास्तान है जो कि आज हम जो है वो करेंगे। यू were very close to him, you are very close to him and you will be very close to him. That is I'm sure about it. क्या फीलिंग्स हैं, क्या कनेक्शन है अली भाई के साथ और मोहम्मद अली सतपारा को आप किस नज़र से देखते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप टिल द डे यू लास्ट मीट टुगेदर एंड सिट टुगेदर एंड टॉक? तो कुछ थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में। बहुत सारे असल में डिफरेंट नौइयत के रिलेशंस होते हैं, और चाहे एज अ माउंटेनियर हो, चाहे एज अ दोस्त हो, एज अ फैमिली मेम्बर हो, एज एन इंस्पिरेशन हो, तो वो हर एक की अपनी नौइयत है, हर एक को लेकर अपनी यादें हैं, हर एक को लेकर अपनी कह लें दर्द भी है और हर एक को लेकर अपनी खुशी भी है। सो अली भाई, अगर हम बात करें, जो आपने भी कहा कि एक लॉस है, तो बहुत बड़ा लॉस है फॉर दी होल माउंटेनियरिंग वर्ल्ड, फॉर दी पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग कम्युनिटी। जिससे साजिद ने कहा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस मुल्क ने एक ऐसा जुनूनी खो दिया जिसको पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बहुत ऊंची चोटियों पर लहराने का जुनून था। हमने एक ऐसे बाप को खो दिया जो बहुत शफीक था, उनके दोस्तों ने ऐसे दोस्त को खो दिया जो उनके लिए बहुत खुशी का बायस बनता था। तो ऐसे ही है अली भाई, एज आ ऑन द माउंटेन, ऑफ द माउंटेन, दोनों तरह से उनका लॉस बहुत बड़ा है। ऑन द माउंटेन बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो दुनिया के, पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के बड़े कौपेमाओं में से एक थे। हमारे जो दौर के, हमारे अहद के सिमोने मोरो, एलेक्स कौन, जिनको सबसे अच्छी माउंटेनियर समझा जाता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाके अली सतपारा के बारे में बातें की। जैसे सिमोने ने कहा कि अली सतपारा का नांगा पर्वत से वही ताल्लुक़ है जो तंजिंग नॉर्गे का एवरेस्ट से है। ही इज़ द पर्सन जिससे कह लें कि पहचान है नांगा पर्वत की। सो सिमिलरली ऐसी बहुत सी बातें हैं अली सतपारा के बारे में। अभी मार्क बटार्ड एक बहुत सीनियर क्लाइंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर थे फ्रांस के, तो वो इस वक्त K2 विंटर की जब एक्सपीडिशन थी तो वो K2 बेस कैम्प गए अली भाई से मिलने।
मतलब इस हालात में भी। और अब पूरी जो है ना माउंटेनियरिंग वर्ल्ड से आपको जो बातें सुनने को मिल रही हैं, निम्स का भी आया कि मेरे बड़े भाई की तरह था लिसत पारा, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मिंगमा का, जितने भी K2 विंटर की टीम थी, उसके अलावा भी पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, लिसत पारा को लोग प्यार करते थे, ना सिर्फ इसलिए कि वो एक अजीम कोहपेमा थे, बल्कि इसलिए भी कि एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही मुखलिस, बड़े ही आई वुड से प्योर इंसान थे। यानी उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था अपने एक दोस्त के साथ कि जिस खुशी के साथ और जिस तरह से अली भाई पहाड़ में डांस करते थे, नाचते थे, वो एक एब्सोल्यूट प्योरिटी के बगैर हो नहीं सकता। जब आप उनकी शख्सियत के गिर्द एक हाला था और आप जब उस हाले में आते थे तो आपको महसूस होता था कि ये कुछ मुख्तलिफ है यहाँ पर। उसकी एक अपनी एनर्जी थी, उसकी अपनी बेलौस मोहब्बत की और वतन से मोहब्बत की और दूसरे इंसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की मोहब्बत की। और अली भाई से एक और चीज़ जो मुझे कनेक्ट करती थी वो ये चीज़ थी कि हम दोनों का किसी हद तक जीने का अंदाज़ सिमिलर था। यानी अली भाई के जो कह लें नक्शे पा पे हम चलने की कोशिश करते रहे हैं, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी। कुछ फितरत भी ऐसी थी और कुछ शायद देख के उनसे सीखा भी कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द है तो उसे खुश रखें, उसे इन्वॉल्व रखें। ये नहीं महसूस कराएं कि हमने अगर कुछ कर लिया ज़िंदगी में तो उस पर हावी नहीं हो जाए, बल्कि उसको ऐसे फील कराएं जैसे वो बहुत ही ऐसे माहौल में आ गया है जहाँ उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो अगर हम बहुत छोटी सी भी कोई एफर्ट करते थे तो अली भाई वुड सपोर्ट इट। अली भाई वुड नेवर मेक यू फील कि यार आप बहुत छोटे हो, मैं बहुत बड़ा कोहपेमा हूँ तो आप मेरे साथ बैठ नहीं सकते, ऐसा नहीं था। और उसके अलावा बस हर वक्त खुशियाँ बांटना, चाहे वो अगेन किसी माउंटेनियरिंग प्रोजेक्ट की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो वो जो एक प्यारा इंसान है वो उसका लॉस भी उतना ही बड़ा है जितना एक अजीम कोहपेमा का लॉस है। सो बहुत तरह से। लेकिन जो आखिरी एक और मैं बात इसमें डालना चाहूँगा जो आपने भी कही कि जब आप किसी कॉज के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो अली भाई से हमारा जो ज़्यादा कुर्बत हुई वो इसलिए हुई कि उनको भी हमारी नीयत या जो काम है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो हम इसमें गाइड करते थे कि ये आप जो स्टेप्स ले रहे हो ये बहुत अच्छे हैं, ये लिए जाने चाहिए और मैं जिस तरह से हो सका आपके साथ हूँ, क्योंकि ये हमारी स्पोर्ट की, हमारे मुल्क की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के जो कोहपेमा हैं उनकी फ़लाह के लिए काम किया जाए। तो अब इस मिशन में मैं कहता हूँ कि यस बहुत बड़ा लॉस तो हुआ है हर लिहाज से, लेकिन इस मिशन में काम करने के लिए मेरे लिए रीज़न, अब वो मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। एक लिसत पारा के साथ, एक अली भाई के साथ एक काम शुरू किया था तो उसको आगे लेकर चलना है। जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह तो आगे लेकर चलते रहेंगे। वाओ, मैं ये समझता हूँ कि शायद लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है वो दरसगाहों तक महदूद नहीं है। हम उसको पहाड़ों की चोटियों तक जाकर देखते हैं और अली भाई वो उस्ताद है जिन्हें दुनिया के बहुत ही नामवर कोहपेमा भी अपना उस्ताद मानते हैं और उनकी अपने इंटरव्यूज़ और उनसे मुंसलिक लोगों की बातें जो है वो ये सुनकर यही नज़र आता है कि जी उनकी जो कमांड थी अपने इस शोबे के ऊपर वो अनमैचेबल थी और वो यकीनन पाकिस्तान में उनका नेम बदल तो कोई भी नहीं हो सकता। तो साथ अली भाई से पहली मुलाकात कब हुई? अली भाई से पहली मुलाकात तो चंद साल पहले हुई, लेकिन वो मुलाकात ऐसी थी कि बस आप कह लें दूर दूर से, काफ़ी हद तक ऐसी ही रही, क्योंकि दो वजूहात थी उसकी। एक तो ये कि अली भाई भी बिज़ी होते थे, बहुत बिज़ी होते। अली भाई ऐसे इंसान थे जो 2-3 साल पहले से बुक होते थे कि 2021 में ये है, 2022 में ऐसे है। सही। दूसरा ये भी कि एक झिझक होती है जब आप किसी स्पोर्ट से, किसी फील्ड से मोहब्बत रखते हैं तो उस स्पोर्ट से जो बादशाह होता है तो आप उससे बहुत क्लोज नहीं होते, आप उससे अदब में ही बस थोड़ा दूर से मिलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा मुझे याद आ रहा है, तो 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, 2019 में अली भाई दौला गिरी और मनासलू के लिए जा रहे थे। तो इस्लामाबाद में वैसे ही बस मिले, कुछ किया, तो उन्होंने कुछ बताया। उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग करनी है यार, तो आप मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिसत पारा मुझे कह रहे हैं कि शॉपिंग में चलो तो वाई नॉट। तो मैं उनके साथ गया, हमने शॉपिंग की छोटी मोटी, वो गिफ्ट लेकर जाना चाह रहे थे अपने कुछ फॉरेन फ्रेंड्स के लिए जब वो नेपाल जा रहे थे। तो वो बड़ी वहाँ से भी एक डिफरेंट वो हुआ। उसके बाद फिर वैली ऑफ लाइफ जो लास्ट ईयर हमने एक्सपीडिशन किए इकट्ठे, उस पर हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में, और वो ऐसा टाइम था कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा करीब आ गए एज अ पर्सन। मतलब अगेन एज अ माउंटेनियर तो हम अभी भी उनके करीब भी नहीं हैं, उनके कदमों के करीब भी नहीं हैं, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर ब्रदर हमारे लिए वो, और वो बहुत उस तरह से हम एज अ पर्सन बहुत करीब है। हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, ना सिर्फ पहाड़ के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में भी। जैसे मुझे याद है, उससे मैं वीडियोज़ देख रहा होता हूँ आजकल अली भाई की याद करने के लिए, तो उसमें एक वो हमें कह रहे हैं कि मुझे और सरबाज को कि यार हम चित्राल गए हुए थे कि यार चित्राल जो है ना ये तो फैमिली वाली बहुत खूबसूरत है, ये फैमिली लाने वाली जगह है। तो इसमें मेरी फैमिली और मेरी तरफ पॉइंट आपकी फैमिली और सरबाज की तरफ पॉइंट आपकी फैमिली, हम तीनों की फैमिली, हमने फैमिली ट्रिप पे आना। हमने कहा अली भाई ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ऑफकोर्स जो याद भी आती हैं और
इस तरह की यादें हैं अली भाई के साथ। क्या बात है, क्या बात है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो आई शुड आस्क और नॉट, लेकिन आखिरी बार कब मुलाकात हुई? आखिरी बार जो मुलाकात हुई, अली भाई K2 विंटर से पहले आए हुए थे इस्लामाबाद, तो हम गए और इकट्ठे हमने खाना खाया, हमने चीज़ें डिस्कस की, 2021 के प्लान डिस्कस किए। मेरे पास उस आखिरी मुलाकात के बाद कि अली भाई के वॉइस नोट्स पड़े हुए हैं जिस पे मुझे कह रहे हैं कि अच्छा इसमें ऐसे करेंगे, इस तरह से कर लेना, इस चीज़ को ऐसे कर लेंगे। तो वो भी बड़े बार बार में हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला की अपनी रज़ा होती है, अल्लाह ताला की अपनी हिकमत होती है। हमने तो बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे। और आखिरी मुलाकात की जो मुझे मुलाकात की बात याद है, तो F6 में पहले हमने F7 में खाना खाया, फिर F6 में हमने कॉफ़ी बीन्स पे जाके हम कॉफ़ी पी रहे थे, बिकॉज वो हमारा बड़ा फेवरेट स्पॉट था। हम अली भाई के साथ भी अक्सर वहाँ जाते थे, तो हम वहाँ कॉफ़ी वगैरह पी। तो अली भाई ने कोई बात की कि K2 विंटर जा रहे हैं, तो अपनी हमेशा एक अंदाज़ में रहते थे ना, सबको खुश रखने के लिए मज़ाही अंदाज़ में, प्यार से, मोहब्बत से। तो उन्होंने कहा बस साथ भाई हमें K2 से उम्मीदें हैं इस साल विंटर में। तो मैंने कहा अली भाई समिट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट हैं। समिट हो ना हो हमें परवाह नहीं है, बस आपने अपना ख्याल रखना है। तो इट्स वेरी ऑफ कोर्स इमोशनल कि वो जब मैं याद करता हूँ वो चीज़, तो मुझे किसी हद तक गिला शिकवा भी होता है अली भाई से। अली भाई आपने जो है ना अपना ख्याल नहीं रखा और आपने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर लहरा दूँ। ये चीज़ अली भाई के अंदर एक जुनून की हद तक थी कि पाकिस्तान का फ्लैग, वो जो चीज़ वो पाकिस्तान के लिए कर सकें तो वो उसको करते थे। और लास्ट एक और इसमें मैं एडिशन कर लूँ कि अली भाई की बड़ी आइकॉनिक येलो ग्लासेस। यस। तो जब आखिरी मुलाकात थी उसके बाद अली भाई को मेरी गाड़ी में छोड़ गए। ओके। और मैंने अली भाई को मैसेज किया, अगले दिन उनकी फ़्लाइट थी, मैं लाहौर जाना था बाय रोड मैंने। तो मैंने अली भाई को कहा कि अली भाई मैं एयरपोर्ट उसी रास्ते में है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं ये आपको दे देता हूँ, बिकॉज़ ये आपके अलावा अच्छी नहीं लगती है ग्लासेस येलो ना, ये आपकी पहचान है। तो अली भाई ने कहा यार क्या हो गया, ग्लासेस हैं, मैं अब भी हमने पहाड़ों में कितना मिलना है, तो हम तब आप मुझे दे देना, आप अपने पास रखो। सही। तो वो ग्लासेस भी मेरे पास मौजूद है। सो या दैट्स हाउ इट इज़। यू नेवर नो कि आप अपने प्यारों को कब आखिरी दफ़ा देख रहे हैं, कब आखिरी दफ़ा सुन रहे हैं। बिल्कुल। और बाज़ू का तो ये एहसास भी नहीं होता, हालांकि इस खेल के साथ जो ख़तरात, जो रिस्क मुंसलिक हैं, वो यकीनन जो लोग कोपैमाई से मुंसलिक हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। एक आम इंसान या लेमैन के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि जी इन ख़तरात की क्या बुनियाद होती है, हम किन बुनियादों पर इन ख़तरात को जो है वो झीलते हैं और पहाड़ों की चोटियों पर जाकर जो है वो अपने मुल्क का झंडा, जो कि अली भाई का हमेशा से एक ख्वाब भी रहा है और उन्होंने इस ख्वाब को बेतहाशा दफ़ा पूरा भी किया। उनकी अचीवमेंट्स मेरे ख्याल है पूरी दुनिया को इस वक्त मालूम हो गई हैं कि कितनी चोटियाँ उन्होंने सर की, पाकिस्तान की कितनी 8000 मीटर्स की चोटियाँ जो है वो सर कर चुके हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग के उनका जो एक ऑरा था कैंप के अंदर, कैंप के बाहर, और ये मैं बेसिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर एक आम आदमी इस कन्वर्सेशन को सुनता है, इस पॉडकास्ट को सुनता है, तो उसके माइंड में ये बात आती है कि जी क्योंकि वो पिछले 20, 25, 30 दिनों से सुन रहा है जी बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, तो सबसे पहले शायद उसके जहन में ये बात है कि कैंप के अंदर क्या माहौल होता है, क्या चल रहा होता है, क्या वो हो रहा होता है। तो आई वुड लाइक यू कि आप थोड़ा सा मतलब बताएं हम सबको कि जी कैंप क्या होता है, कैंप के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या माहौल होता है, ख़ास तौर पे जो आप अली भाई के साथ एक बॉन्डिंग शेयर करते हैं, तो ये एक टिपिकल माउंटेनियरिंग का एक एसेंस है, और किस तरीके से आप इस चीज़ को बयान करते हैं? सो टेक्निकली अगर हम बात करें तो जहाँ पे जाके पहाड़ के पास लास्ट सारी ट्रैकिंग करके टीम पहुंचती है, जो ट्रैकिंग करके पहुंचती है उसे बेस कैंप कहते हैं। सो वहाँ पर आपका डॉक्टर भी होता है, वहाँ पर आपका कुक भी होता है, उसका हेल्पर भी होता है, आपके सारे पोर्टर्स आपका सामान पहुँचाते हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद वहाँ से ऊपर जो कैंप्स हैं, यानी क्लाइंबिंग के जो कैंप्स हैं, उनका नाम होता है कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। सही। आप बेसिकली एक्लेमेटाइज़ करते हैं, आप अपना सामान बारी बारी जगहों तक पहुँचाते हैं। जो बड़े पहाड़ जैसे K2, नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, जो 8000 मीटर से बुलंद पहाड़ है ज़्यादातर, उनमें 4 कैंप्स लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम K2 की बात कर लेते हैं। K2 का बेस कैंप है तकरीबन 5000 मीटर के ऊपर। K2 का जो कैंप 1 है वो है तकरीबन 6000 मीटर के ऊपर। K2 का कैंप 2 है 6700 मीटर के ऊपर। K2 का कैंप 3 है 7400 मीटर के ऊपर, और K2 का कैंप 4 है 8000 मीटर के ऊपर। देन यू डू समिट पुश फ्रॉम देयर। तो अब मकसद क्या है इनका मकसद ये है कि अक्सर मैंने ये भी देखा है, बिल्कुल जो लोग नहीं जानते, कि जैसे आप पहाड़ के बेस कैंप पहुँचे हैं और आप सबमिट करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको 20, 25, 30, 35, 40 से लग सकते हैं। अब अली भाई लोग
K2 विंटर में जब गए हैं तो ये दिसंबर के मिड से पहले पहुंच चुके थे आई थिंक बेस कैंप, और देखें 5 फरवरी को भी वो वहीं थे। सो 1.5 महीने से बेस कैंप पर थे, उस वेदर में थे, क्योंकि आपने कैंप 1 जाना है, सामान पहुंचाना है, लाइन फिक्सिंग, रूट फिक्सिंग करनी है, आपने रोप लगानी है, तो इट्स अ लॉन्ग बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये तो होगी उसकी टेक्निकलिटी। जहाँ तक रही बात कि वो क्या फीलिंग होती है, क्या माहौल होता है, तो उसमें ऐसे मौके पे हर एक ऐसा नहीं होता कि सब ही कोई बहुत खुशी हो से सभी बड़ा प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत टफ़ हालात होते हैं, और इतना टफ़ हालात होते हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम भी हो सकता है एट टाइम्स। तो ऐसे मौक़ों पर भी अली भाई, ये ऐसे लोग बड़े रेयर हैं कि जो सब का जो है ना मूड खुशगवार रखते थे, कि बेस कैंप पर भी, स्पेशली बेस कैंप पर डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं हर वक्त, मतलब चले तो डांस, और ये तो उनकी मशहूर हो गई चीज़। उसके अलावा भी मतलब आपने कोई भी बात करनी है तो उन्होंने उसका प्यार से जवाब देना है, मजाक करना है, किसी तरह आपको फंसा लेना है, किसी तरह आपसे कोई और सबसे मज़े की होती थी उनकी स्टोरीज़, क्योंकि उन्होंने एक अरसा गुजारा था हर पहाड़ पे भी, और उसके अलावा भी उनके पास सही उनकी नज़र भी थी, और फिर उनका जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ था वो उससे मज़ेदार। तो ऐसे होना है कि हमने अगर सुना है कि अली भाई की वो स्टोरी है, तो अगर हमारे कोई दोस्त हमने कहना अली भाई वो वाली सुनाए, फिर अली भाई ने पहले कहना नहीं मैं नहीं सुनाता, तुम लोग मजाक करते, फिर नहीं अली भाई सुनाए, फिर अली भाई ने जो है करके ना सुनाना शुरू कर देनी है, सही। और फिर उन्होंने उतने ही नमाक से और सारे एक्सप्रेशंस देते हुए और उसकी एक्टिंग करते हुए, और मतलब ही वाज अ कैरेक्टर इन दैट, और उसके बाद फिर सबने उसको एंजॉय करना है, और लिटरली हंस के लोट पोट हो रहे होते थे सारे। दैट वाज इट। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है। मतलब लाइक जब सादा बता रहे थे, आई वॉज लिटरली इमेजिनिंग माई सेल्फ इन टू अ कैम्प कि जी कैसा होगा, क्या होगा, और दैट इज़ वंडरफुल। ये जो फीलिंग है कि जी आप एक इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान में मतलब मुझे एक बड़ी हैरानकुन चीज़ लगी। बीइंग अ राइटर, शायद हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है। बीइंग अ राइटर मैंने मतलब ऑब्जर्व किया तो जॉन स्नोरी की भी एक बहुत ही स्माइलिंग पिक्चर है K2 के आगे, और अली सतपारा भाई तो हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। तो आई हैड अ फीलिंग लाइक यार दे समहाउ नो कि यार वी आर गोइंग टू आवर मदर, यू नो, आवर मदर लैंड, और हम जो है ना उसकी आगोश में जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कि दुनिया उदास है, माउंटेनियरिंग की दुनिया बहुत उदास है इस सारे मामले को देखकर। इससे ज़्यादा उदासी की बात जो थी वो शायद मेरे लिए, क्योंकि बाकी तमाम लोगों की तरह मैं भी इसी इंतज़ार में था कि जी क्या अपडेट आएगी, क्या सिनारियो होता है। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स, अभी जब आप मुझे बताएंगे इस बारे में। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उससे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। वो रीज़न्स जो है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के थे। लोगों को माउंटेनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। दे वर पुटिंग देयर एफर्ट्स, आई डोंट नो कि ये इसको मैं पुटिंग देयर एफर्ट्स कहूँगा या पुटिंग अ लॉट ऑफ वेट इनटू अ यूजलेस थिंग जिसके बारे में उन्हें मालूम नहीं था। सो यू वर इन द सेम बोट, फीलिंग द सेम प्रेशर एंड सेम पेन कि जी फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही हैं, समिट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही हैं, क्या सिचुएशन थी इन दिनों में स्पेशली? अच्छा, बहुत सारी इसमें 2-3 बातें हो गई। पहले मैं वो भी एक बात कर दूं जो आपने जॉन और अली भाई के बारे में कही कि वो मुस्कुरा रहे थे और उनको शायद मालूम था। सो लाइफ एंड डेथ इज़ पार्ट ऑफ द गेम माउंटेनियरिंग में। दुख ऑफ कोर्स अली भाई को खोने का है कि अली भाई चले गए। अली भाई को हम दोबारा उनसे बात नहीं कर पाएंगे, उनको देख नहीं पाएंगे, उनके साथ नाच नहीं सकेंगे। वो एक एज ए इंसान जो उनसे रिलेशन था उसका दुख है। अदरवाइज़ जो पहाड़ में ऐसा मिशन करते हुए अपनी जान की बाजी लगाना है, ये किसी सूरत कोई हार नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है। ऐसी जीत की सूरत में कौमें बदल जाती हैं, और हम देख रहे हैं इस टाइम कि पूरा स्पोर्ट अली भाई ने टर्न अराउंड कर दिया, ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तान से बाहर भी। सो अली भाई की ज़िंदगी में भी उन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, उनकी दुनिया से रुखसत भी हुए तो भी उससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। दूसरी चीज़ आपने कही सोशल मीडिया और मीडिया इन सब का रोल। तो एक होता है, देखिए, टाइप 1 एरर ये होता है कि हमें मालूमात नहीं हो, ये है टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर ये होता है कि मालूमात हों लेकिन गलत हों। सो अभी जिसका हमें ज़्यादा पहले हमें सामना करना पड़ता था टाइप 1 एरर का कि लोग जानते नहीं थे, और अब सामना करना पड़ा टाइप 2 एरर का कि लोग जानते थे लेकिन गलत जानते थे। और जो जहाँ तक रही बात के बेबुनियाद ख़बरें देने का, और जहाँ तक बात रही कि उस चीज़ के बारे में बात करने का जिनका बारे में इल्म नहीं है, तो ये तो हमारा एक परमानेंट प्रॉब्लम है हर फील्ड में। बिल्कुल, जिसका जो दिल करता है उस बारे में बात करता है, हालांकि जो चीज़ आपकी नहीं है उसके बारे में आप खामोश रहें तो बेहतर है।
सो यस, मैं भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरा इस चीज़ को लेकर। उसकी वजह ये थी कि जनरली मुझे कोई तकलीफ़ या वो नहीं होती। लोग अगर पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, इस पर भी बात कर रहे हैं, ना मैं ज़्यादा सुनता हूँ और ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ठीक है वो एक पता है कि हमारे लोगों ने ऐसे ही करना है। लेकिन माउंटेनियरिंग एक बड़ी स्पेशलाइज फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है कि इतने सालों के बाद भी अभी भी हम सीख रहे होते हैं, समझ नहीं, मतलब बड़े जब कोई बात करते हैं तो हम गौर से सुनते हैं कि यार उनकी 4 लाइनों में कोई बात सुनने को मिल जाएगी। ये नहीं होता कि मैं ये कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जी क्या होता है। लेकिन पिछले हमने जो दिनों में देखा इस सारे वाक़े के दौरान कि वो इंसान जो कभी स्कर्दू नहीं गया, जो कभी अस्कोली नहीं गया, जिसने कभी केटू को नहीं देखा, किसी भी पहाड़ पे क्लाइंब नहीं किया, ट्रैक नहीं किया, वो घर बैठ के बता रहा है कि क्या गलती की होगी। और जो बड़े कोई सीनियर माउंटेनियर कह रहे हैं, नज़ीर साहब के पीछे पड़ गए लोग कि जी आपने ऐसे कहा वैसे कहा, सब चीज़ों को लेकर। नज़ीर साहब भी उतने ही बड़े लेजेंड हैं, उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं। सो वो अगेन हमारे परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं और ऑफ कोर्स बहुत फ़र्क पड़ा उससे। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि टेक्निकली उस शाम जिस शाम समिट की रिपोर्ट दे दी गई, उस शाम अगर ये वेट किया जाता और ये हम इस पर देख रहे होते कि उनका रब्ता नहीं हुआ अभी तक और रेस्क्यू शुरू किया जाता, तो मतलब बहुत सारी बातें, वो फिर टेक्निकली तो बहुत सारी डिटेल्स हैं कि क्या क्या किस तरह से गलत हो सकता था। बहरहाल और उसका सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ, जस्ट एक टेक्निकल की बात जो कि मैं करेक्ट करना चाह रहा था अपनी नॉलेज के लिए भी, कि सबमिट की कामयाबी का ऐलान जो है वो सबमिट के ऊपर नहीं किया जाता, ये जब वापस बेस के पे आते हैं किया जाता है, ठीक है, उनके पास होता है। देखिए सबमिट का ऐलान वो करेंगे जिसने सबमिट की है, ओके। और या अगर फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने देखा इस दफ़ा नेपाली जो है कि वो बेस कैंप पे देख रहे थे कि वहाँ पे हैं, रोशनी थी, वट उनको विजिबिलिटी थी, बिल्कुल। अदरवाइज वॉकी टॉकी होगा जो सबमिट करने गए हैं और सबमिट करते ही बेस कैंप में बताएंगे हमने सबमिट कर लिया है। उसके अलावा ना बेस कैंप को पता है, ना क्लाइंबर से कोई रिपोर्ट आई है, ना उसके किसी साथी से कोई रिपोर्ट आई है, और आपको घर बैठ के बताया कि जी सबमिट हो गई है। मैंने यहाँ तक पढ़ा दोस्त उस लोगों का कि मेरा दिल कहता है सबमिट हो गई होगी। सर आपके दिल कहने से क्या फ़र्क पड़ता है ना, मतलब ये कोई शाहरुख खान की फिल्म तो नहीं है कि दिल ने कहा तो हो जाएगा। एक बड़ा सीरियस मामला है। मैंने पोस्ट भी की थी एक छोटी सी कि ये लाइफ एंड डेथ की बात है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हो गया, कल आप चेंज कर लें, ऐसा नहीं है। यहाँ तक भी किया कि जाके उनकी जो है घर वालों से इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए और कि जी सबमिट हो गई। उनको क्या पता, उन्होंने समझा हुई होगी और सबमिट हुई भी होगी, सबमिट इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। बात यह है, एक और चीज़ मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपके इस सारी नशिश की तवसत से मैं ये बात भी कर दूं कि माउंटेनियरिंग में ये नहीं है कि सबमिट हुई तो कामयाबी होगी वरना नाकामी होगी। आप जब पहाड़ पे गए हैं, कामयाबी ये है कि खैर खैरियत से आ जाए। सबमिट तो बोनस है, हो गई तो बहुत अच्छी है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पहाड़ तो उधर ही रहता है। बिल्कुल। सो वो एक कोट भी है पहाड़ों को लेकर कि गोइंग अप इज़ ऑप्शनल, गोइंग टू रीचिंग द समिट इज़ ऑप्शनल, बट कमिंग बैक इज़ कंपल्सरी। सो ये इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम कभी कोई बात करते हैं, कहीं डिसीजन लेते हैं कि यार यहाँ से मुड़ जाते हैं, ये लाइफ्स को रिस्क में डालेगा, तो सारे बड़े माउंटेनियर आपको सपोर्ट करते हैं कि यार ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ये आपको अच्छा असल माउंटेनियर बनाएगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, दे थिंक ऑफ इट एज अ डिफीट, दे थिंक ऑफ इट एज अ लॉस। सो अगेन दे फर्स्ट नीड टू एजुकेट देमसेल्व्स अबाउट माउंटेनियरिंग एंड देन शुड गेट इन्वॉल्व। तो यार बट अगेन परमानेंट प्रॉब्लम्स नॉट कि ये माउंटेनियरिंग के साथ ही हुआ है। हाँ, ये हुआ है कि पहले माउंटेनियरिंग के साथ नहीं होता था क्योंकि लोग जानते नहीं थे, तो जहाँ पार्शली कोई फ़ायदा आया होगा लोगों के जानने से, वहाँ पार्शली नुकसान भी आया और डेफिनेटली बहुत तकलीफ़ हुई। क्योंकि हमने एक बहुत बड़े इंसान को, अपने बड़े प्यारे दोस्त को, अपने बड़े भाई को खोया था। तो उस दौरान जब ये सब कुछ हुआ और यहाँ तक भी हुआ कि सुबह दोपहर शाम अब हर बंदे को बात करनी थी उनके बारे में, तो उससे बड़ी तकलीफ़ हुई कि वो लोग जो ज़िंदगी में अली भाई को कभी उन्होंने पूछा नहीं, अब उनको उनमें इंटरेस्ट था, या अपनी ज़ात में इंटरेस्ट था, ये फिर बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात थी कि वही वाली बात है कि जी पहले ख़बर देने के चक्कर में आप एक ऐसी ख़बर को ब्रेक कर रहे हैं जिस ख़बर से लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं। और यकीनन जो एक पर्सपेक्टिव है जो कि मैंने बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा, ख़ास तौर पे कोहपेमाओं में और एक आम आदमी में, कि अगर एक आम आदमी को आप बताएं कि जी केटू जो है वो 2021 से पहले कभी विंटर में सबमिट नहीं हुआ, तो वो उसे कोहपेमाओं की गलती गर्दानते हैं कि जी ये निकम्मे इनकी वजह से नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप कोहपेमाओं से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये पहाड़ इतना अजीम है कि हम आज तक इसको सर नहीं कर सके, लेकिन हम करेंगे, ठीक है, हम करेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव है डिफरेंट। और पहाड़ से कभी भी कंपटीशन नहीं होता, मतलब बहुत सारी बातें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन ये समझना भी हमने पढ़ा कि जी पहाड़ का गरूर तोड़ने जा रहे हैं, पहाड़ को सर निगूं कर देंगे। कोई कोहपेमा ये नहीं समझता कि वो पहाड़ का गरूर तोड़ने जा रहे हैं, कोई भी नहीं समझता, कोई एक भी ये नहीं कहता कि मैं पहाड़ को सर निगूं कर लूँगा जाके। नो, बड़ी आजी के साथ पहाड़ से एक मोहब्बत का
रास्ते के साथ पहाड़ से इजाज़त लेके। एग्जैक्टली। ये लोग तो जो आपके नेपाली लोग हैं जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स हैं, ये तो उसको खुदा मानते हैं, एक तरह से उसको बिल्कुल पूछते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। बल्कि नेपाल में मेरा ख्याल है एक शायद 7000 या 8000 मीटर की चोटी है जिस पे चढ़ना अलाउड नहीं है, द वर्जिन पीक उसको कहते हैं मेरा ख्याल है। तो वो क्योंकि उनके मज़ाहिब में वो इवन हमारे में भी जो रिस्पेक्ट है माउंटेनियर्स में माउंटेन की वो बहुत ज़्यादा है। आप पहाड़ से देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, अगर वो ज़्यादा दे रहा है तो आप क्लाइंब करते हैं, वो ज़्यादा नहीं दे रहा तो आप क्लाइंब नहीं करते। तो इसमें कोई जीत हार वाला कॉन्सेप्ट नहीं। बिल्कुल, ये तो एक्सप्लोरेशन है, इंसान की अपनी लिमिट्स को पुश करने की बात है, पूरी मैनकाइंड के लिए जो है ना उसको लिमिट्स को टच करने की बात है। दिस इज़ नॉट अ, वैसे तो किसी भी स्पोर्ट में जीत हार नहीं होती है, इंसान के बनाए हुए कॉन्सेप्ट है। सो या और ये यहाँ से आके मैंने आपकी वो जो शुरू की बात थी कोयटा के हवाले से कि मैं कोयटा से दोस्ती कर रहा हूँ, तो दैट इज़ बेसिकली आई गेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लाइंबर कि वो दोस्ती करता है, मैं आपको वो अंडरस्टैंड करता है। वो एक बड़ा प्यारा कोट है, आई थिंक एनाटोली का शायद, या कि इट्स नेवर बिटवीन टू पीपल, इट्स ऑलवेज बिटवीन मैन एंड द माउंटेन एंड माउंटेन ऑलवेज हैज़ द लास्ट से। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो कंपटीशन पहले खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ इंसानों के बीच में कंपटीशन नज़र आता है, हम उस मेंटालिटी में यकीन नहीं रखते। ना ही हम पहाड़ से कंपटीशन के बीच में यकीन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी मान रहे हैं कि आखिरी से पहाड़ की ही होनी है। बिल्कुल, पहाड़ बॉस है। अभी पाब्लो ने भी यही बोला ना उससे पहले, उसकी भी कोट बड़ी मशहूर है कि ये हमारे होते हैं आइडियाज़, लेकिन माउंटेन इज़ द बॉस, ही डिसाइड्स कि क्या होना है क्या नहीं होना। एग्जैक्टली। शाहीन भाई हमारे बड़े सीनियर क्लाइंबर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि इंसान 10 बातें सोच जाता है, वहाँ पहुँचता है पहाड़ ने 10 और सोची होती हैं। तो जो पहाड़ जो खुद बेसिकली खुदा की बात कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की रज़ा है, जो अल्लाह ताला ने कुदरत बनाई है, जो ये चीज़ें बनाई हैं, इन चीज़ों से कुदरत के जो है ना जितने अब यहाँ पे हम बैठते हैं शहरों में, गाड़ियाँ होती हैं, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों की रिलायंस पे ना हम खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मतलब नेचर में होते हैं, K2 पे हैं, K2 के सामने है कोई भी पहाड़ है, मैं तो कहता हूँ समंदर भी है या सहरा है, और आपके पास ये गैजेट्स और ये गाड़ियाँ और ये मोबाइल अगर नहीं है तो देन इट्स जस्ट यू, योर हैंड्स एंड दीज थिंग्स, एंड देन यू रियलाइज़ के हाउ बिग दे आर एंड हाउ वेरी स्मॉल यू आर। और कोई मुकाबला ही नहीं है खुदा की ना इन कुदरत के आगे। बेसिकली जो बात है कि जी आप जो शुरू में मैं एक उस कॉन्सेप्ट को देख रहा था कि द केवमैन्स पॉडकास्ट के कि जी आप अगर पहाड़ की चोटी पर पहली दफ़ा चढ़ते हैं, K2 को आप सबमिट करते हैं, तो जो व्यू होगा वो शायद दुनिया में 300-400 लोगों ने देखा है, ठीक है। 7 अरब लोगों के बीच में से वो व्यू, वो मंज़र सिर्फ 300-400 लोगों के बीच में तकसीम हुआ है, तो वो कितना कीमती व्यू होगा। और ये मुझको इसी बात से याद आ रहा है कि देवसाई में हम एक दफ़ा इस तरह से जा रहे थे और सडनली आई जस्ट लॉस्ट एवरी होप और एनर्जी एंड एवरीथिंग, और मैं बैठ गया। मैंने कहा मैं इस पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता। अब लोग हैरान होंगे कि देवसाई में पहाड़ भी हैं, तो देवसाई में बिल्कुल ऐसी जगह हैं जो कि जिन पे आपको चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं वहाँ पे चढ़ा और वो मंज़र मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था, तो आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली, मतलब मुझे रोना आया, और वो रोना खुशी का रोना था, वो रोना या वो चीज़ वो कैफियत थी कि जिसके बारे में आप कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे सरफराज किया इस लम्हे के लिए। तो ये वो अमेजिंग चीज़ें और वो अमेजिंग बातें। साथ यू केम ऑल द वे टू कोयटा और हम बड़ी मज़े की गपशप कर रहे हैं। अली भाई को हमने बड़े मज़ेदार अंदाज से याद कर रहे हैं और वो हमारी कन्वर्सेशन में थ्रू आउट रहेंगे। साद एक राइटर है, साद एक क्लाइंबर है। साद अपने आप को कैसे देखता है, मैं ये जानने की ज़रूर वो करूँगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा फॉर द पीपल जो कि इस पॉडकास्ट को देखेंगे या सुनेंगे कि मेरी साद के साथ इंटरेक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। डू यू रिमेंबर द कन्वर्सेशन वी हैड? या इट वाज आई थिंक 2017। यस, बिकॉज आई वाज राइटिंग माई फर्स्ट बुक, और उससे पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज बनाया था उसका। एग्जैक्टली लोगों को कहने के दो तरफा चीज़ थी, ये चेक करने के लिए भी कि लोग कितना पसंद करते हैं, और यस के उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन कितनी मुमकिन हो सकती है, उसको एग्जीक्यूशन के मराहल में लेकर जाना चाहिए कि नहीं लेकर जाना चाहिए। तो जब मैंने ये अनाउंसमेंट किया तो फिर हमारी बात हुई कि आपने कहा कि हाँ मैं टेस्ट सीरीज पढ़ता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कैसी है, तो मैंने आपसे टेस्ट सीरीज शेयर की। फिर वहाँ से हमारी आगे बात हुई, आपने मुझे सजेशन दी कि किसके साथ मुझे जो है पब्लिश करवाना चाहिए। सो दैट वाज आवर फर्स्ट I think conversation yeah a wonderful conversation। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हम दोनों की किताबें जो वो एक ही पब्लिशर ने छापी हुई हैं, और मैं इस कोइंसिडेंस पे बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि यार एटलीस्ट और ये वो रवैया जो मतलब उस वक्त अगर मैंने ये सोचा कि जी मैं किताब पब्लिश कर चुका हूँ और एक बंदा जो कि अब
इस मैदान में आ रहे हैं और उसे शायद चीज़ों के बारे में इतना नहीं मालूम, तो हम मिले भी नहीं हैं, हमारी बातचीत भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पे गाइड किया। और उसके बाद वही चीज़ 4 साल बाद रिवर्स हुई कि जब मैंने द केवमैन्स पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट शेयर किया, तो यू डिसाइडेड टू कम फर्स्ट कि जी ओके, इफ़ नोबडी इज़ कमिंग टू कोयटा, आई विल कम टू कोयटा एंड आई विल डिस्कस, और इसीलिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो साथ राइटिंग का जर्नी कैसा है, मैं पहले राइटिंग से स्टार्ट करूंगा, फिर हम क्लाइंबिंग के ऊपर जो है एक्सपीडिशन एंड एवरीथिंग आएंगे। सो व्हाट अबाउट राइटिंग, ये लिखना लिखाना, कोई भी आर्ट का फॉर्म हो, चाहे राइटिंग हो, कभी किसी के लिए सिंगिंग हो या शायरी हो, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली। किसी के लिए कमर्शियल भी हो सकता है, किसी के लिए बस वो एक इजहार है। सो अब इससे आपने कहा कि आपने एक ऐसी जगह देखी थी सही में कि जिसको देखकर आपने ओवरवेल्म फील किया, आपने ऐसा फील किया कि आपके अश्क बार हो गए, आंसू आपके जारी हो गए और आप रोने लग गए। तो यही समझ लें कि मेरे लिए राइटिंग इज़ एन एक्सप्रेशन, दैट इज़ इट। मतलब उसके अलावा मेरे जहन में कोई पहले से एजेंडा नहीं होता कि मैंने लाजमी लिखना है। जैसे बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि रोज़ लिखना है, इतना लिखना है, कभी भी नहीं होता। बट सम टाइम्स, सम डेज़ I need to write. I go through something, I experience something, I feel something, I see something, whatever. कोई भी मुशाहिदा तजर्बा ऐसा हो जाता है कि वो मुझे मजबूर करता है कि मैंने लिखना है, और वो फिर मुझे पता होता है। The moment I go through it, it clicks me and I'm like यार ये तो मुझे करना है। कभी हो सकता है कि कोई छोटी चीज़ हो तो वो मुझे उस वक्त सब कुछ छोड़ के कुछ गाना हो, कुछ गज़ल याद करनी हो, कुछ शायरी करनी हो, क्योंकि वो कभी कभार आपका जो अंदर जगह है वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, कभी दुख को। जैसे अली भाई की जब भी ये वाक़या हुआ है सारा, तो एक कुछ कवाली थी जो असल में हाजी महबूब कवाल ने पढ़ी हुई है कि उसके कुछ शेर है कि क्यों ना इश्क बार हुआ करूं, क्यों ना बेकरार रहा करूं, ना करार आए तेरे सिवा, तो तू ही बता कि मैं क्या करूं। मेरे दिल को दर्द अता किया, मुझे दर्द वाला बना दिया, मेरे दिल को दर्द अता किया, मुझे दर्द वाला बना दिया, तेरा शुक्रिया मेरे दिल रुबा, भला किस तरह से अदा करूं। तो अब ये चीज़ मेरे उन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मारगला में एक स्पॉट है, मारगलाज में, जो कि कोई मार्क्ड ट्रेल नहीं है, हम लोग जाते हैं, हमें मालूम है। तो मैंने सरबाज़ ने और अली भाई ने वहाँ बड़ा डांस किया था एक दफ़ा। सही। तो मैंने सरबाज़ को कहा, बिकॉज वो भी बड़ी उन चीज़ों से गुजर रहा था, तकलीफ़ से। तो मैंने सरबाज़ से कहा यार हम दोनों चलते हैं और उसी स्पॉट पे जाके ना थोड़ा टाइम गुजारते हैं। तो हम गए, शाम का टाइम था, सनसेट हो रहा था। तो वहाँ बैठ के हमने वो गाया, वो पढ़ा मिलकर, और अली भाई को याद किया और उनकी बातें की, बस उस मेमोरी को करने के लिए। तो सिमिलरली जस्ट शेयरिंग द आइडिया कि जो राइटिंग है मेरे लिए वो एक्सप्रेशन का फॉर्म है। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड वो कि इतना करना है, कोई गोल्स वो नहीं है। जब दिल किया, जिस तरह K2 का जो सफ़र था वो ऐसे उसमें वाक़यात हुए, कुछ हादसात भी हुए, और जो नेचर से कनेक्शन हुआ, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा जो लोगों से कनेक्शन हुआ, तो मेरा दिल किया कि उसके बारे में लिखूँ। सिमिलरली राका पोशी भी इसी तरह से थी। फिर उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्री लिखी वो वही बात थी। ऐसी कहानियाँ कि जो कुदरत ने मुझे, अल्लाह पाक ने मुझे उस जगह पर मौजूद था, मैंने कुदरती तौर पे देख ली या सुन ली या पढ़ ली। तो अब मेरी ख्वाहिश थी कि वो कहानियाँ छुपी ना रहें, वो कहानियाँ हम शहरों तक लेकर आएँ, दूसरे मुल्कों तक लेकर जाएँ। सो दैट इज़ हाउ जो अनसंग हीरोज़ बाद में तख्लीक में आई। तो उसके पीछे जो स्टोरी लिखने का बात थी वो भी यही था कि वो चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में आ गई हैं, वो और लोगों के साथ शरीक, उनको जो है ना शेयर किया जाए। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। नहीं, अनसंग हीरोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें आपकी मेहनत और मूरू की मेहनत, स्पेशली तैमूर ने एक बहुत ही अमेजिंग काम किया। ही इज़ एन अमेजिंग क्रिएटर, देयर इज़ नो डाउट इन इट। यहाँ से जब, क्योंकि अब बात तैमूर की जब जिक्र हुआ, तो हम साथ ही क्लाइंबिंग और जो अब प्रमोशन ऑफ क्लाइंबिंग है, इसकी सिचुएशन अली भाई की इस सारे सानहे के बाद जो इसका शायद एक पॉजिटिव पहलू जो निकाला जाए वो ये निकाला जाए कि अब आम आदमी भी बात कर रहा है, चाहे उसे मालूम है या नहीं है मॉनिटरिंग के बारे में, कोई कोहपैमाई के बारे में उसको मालूम है या नहीं है, लेकिन वो जानना चाह रहा है, वो बात करना चाह रहा है कि जी पाकिस्तान में कोहपैमाई का क्या सिचुएशन है। और आपको बलूचिस्तान में, कोयटा में यहाँ पे लाके बिठाने का मकसद ये था कि इस शहर के चारों तरफ पहाड़ हैं, ठीक है, और ये पहाड़ भी बड़े अच्छे क्लाइंबर्स का इंतज़ार करते हैं कि वो इनको आएँ, इनको सर करें, और इसके अलावा बड़ी डिफरेंट
टेरेन है बलूचिस्तान की भी, जिसको मैं पर्सनली भी प्रमोट करना चाह रहा हूँ कि हम इसको एक प्रमोशन के उसमें लाए। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब जो क्लाइंबिंग है, विद आई विल स्टार्ट विद योर जर्नी ऑफ क्लाइंबिंग और फिर हम उसको लिंक करेंगे विद द प्रमोशन कि अब क्या सिचुएशन है, स्पॉन्सर्स चीज़ें, तो बेसिकली क्योंकि ये सारा लिंक होगा आपकी जर्नी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, हाउ यू बिकम अ क्लाइंबर एंड ट्रैकर एंड व्हाटएवर, एंड यू कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन बोथ के भाई ट्रैकर एंड क्लाइंबर क्या होता है। अच्छा, मैं तीनों में पहले कर देता हूँ, yes. डिफरेंशिएट से स्टार्ट कर लेते हैं कि हाइक, ट्रैक और क्लाइंब में क्या फ़र्क है। ओके। हाइक बेसिकली उस रास्ते पे होती है जो कि मार्क्ड होता है, मुतय्यन होता है, किया गया होता है कि ये ट्रेल है, सही, यहाँ तक जा रही है, और आप उस पे चाहे तो 10 कदम चलें, चाहे तो 4 किलोमीटर चलें, चाहे 25 किलोमीटर चलें, सही, और वहाँ से घूम के आ जाए। ये हाइक है। इसमें कोई आपका फिक्स एजेंडा नहीं है, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, सही, एक एक्टिविटी है जो आप एक मार्क ट्रेल पे कर रहे हैं। सही। ट्रैक ये है कि आपने कहीं पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स्ड है, आपने चाहे बेस कैंप पहुंचना है, चाहे आपने कोई पास क्रॉस करना है, चाहे, और वो चीज़ जो है उसमें फिर आप नदी नाले भी क्रॉस करते हैं, आप कहीं से गुजरते हैं, कभी कहीं से, तो वो ट्रैकिंग है। क्लाइंबिंग ये है कि आपने पहाड़ को सर करना है, आपने 5000 4 क्लाइंबिंग उससे छोटे पहाड़ों की भी टाइम्स होती है यूरोप वगैरह में, लेकिन मेन मकसद उसमें एक पहाड़ को सर करना है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो वो आपकी क्लाइंबिंग हो गई। अब मेरी जर्नी की जहाँ तक बात है, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है बीइंग एन एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। सही। सो मेरे ख़ानदान में, क्योंकि मेरे वालिद साहब से लेकर मेरे बड़े भाइयों से लेकर सब लोग एथलीट हैं और थे, तो उसकी वजह से मैं भी बचपन से ही एक स्पोर्ट्स से लगाव रहा है। सही। और उसके अलावा इसीलिए बहुत सारी चीज़ों से लगाव नहीं रहा, क्योंकि स्पोर्ट्स से ही हमारी जान भी, हमारी एनर्जी भी, हमारे ख्वाब भी उसी पे खर्च हो जाते थे, उसी पे हम सोचते रहते थे। तो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, स्क्वॉश हो, हर स्पोर्ट्स हमने खेल लिए लाइफ में। अराउंड 2012-2013 में फिर मैंने ट्रैकिंग शुरू कर दी। और बीइंग एन एथलीट, क्योंकि एथलीट था तो फिज़िकली बेहतर था बाकी लोगों से, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ और एक नेचर के साथ वंस अगेन कनेक्शन होना शुरू हो गया। तो वो फिर हर साल जाना, फिर 2016 में K2 बेस कैंप गया, गोंडोगोरोला किया, और उसमें मज़ीद कनेक्शन बढ़ गया। फिर किताब लिख ली, तो वो एक आपकी आइडेंटिटी बन गई, चौगोरी लिखी। तो उसके बाद पहली किताब लिखी चौगोरी, तो वो मज़ीद कनेक्शन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ आइडेंटिटी बन जाती है। फिर लोग आपको उसी चीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, और वो आपके लिए भी ऑफ कोर्स सिलसिला चल रहा होता है। वहाँ से भी एक अब लोग भी करने लग जाते हैं, तो एक और स्टेप हो जाता है। फिर अगर पहले साल में 1 2 3 दफ़ा जाते थे, तो फिर साल में 10 दफ़ा जाने लगी। मुझे याद है उस वक्त में नेटको पे बहुत सफ़र करता था, तकरीबन हर दूसरे महीने। तो एक दफ़ा में से 2-3 महीने नहीं गया, तो जहाँ कैंटीन वाला जो चाचा था नेटको के अड्डे पे, उसने मुझे कहा, पुत्र तू आया नहीं। मैं कहा, चाचा मैं और भी काम करना है, नहीं कि मैं यही करना। खैर बाहर आलो, बड़ा मुझे याद रहती है वो बात उनकी। उसके बाद फिर मज़ीद लिखने का भी सिलसिला जारी रहा, और ट्रैक का भी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंबिंग का भी शुरू हो गया। 2018 में थोड़ी विंटर क्लाइंब की, 2019 में एक ट्रेवर्स किया, फर्स्ट एवर 3 माउंटेन रेंजेस ट्रेवर्स के नाम से, जिसमें मैंने और कुदरत अली ने पहली मरतबा हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश में 3 ऐसे पहाड़ों के बेस को कनेक्ट किया जिनकी बुलंदी 7,000 मीटर से ज़्यादा थी। And that is your big expedition of 2019. Yeah, very big expedition. Okay. So let's get into it. Okay. So it is a world record because किसी ने पहले किया नहीं है। इसका क्रेडिट जाता है कुदरत अली को, क्योंकि आइडिया उनका था। सही। और वो सीनियर माउंटेनियर है, मैं उनके बारे में बात भी कर लूँ थोड़ी, क्योंकि कुदरत अली जो है वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट माउंटेनियर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ही हैज़ समिटेड 4 of the 5 पीक्स इन पाकिस्तान, जो 8,000 मीटर से बुलंद है, यानी नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक, G1 और G2। इसमें से G2 ने 2 मरतबा सर की है। क्या बात है। और उस वक्त वो पाकिस्तान के पहले क्लाइंबर थे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर मनासलू में नेपाल पे क्लाइंबिंग की थी। सही। सो उस लिहाज से भी एक बड़ी कामयाब चीज़ थी वो। सही। कि उस कुदरत भाई का ये आइडिया था कि हम एक ऐसा काम करें कि यार इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई थिंक 2019 में, ये फरवरी या मार्च की बात है, कोई ऐसा ही जो आजकल जिस महीने चल रहे हैं, तो ऐसा ही कोई महीना था। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि यार मेरा ये आइडिया है। तो मैंने आइडिया सुना, मैं उनसे फ़ोन पे सुन रहा हूँ, यार ठीक है कुदरत अली कह तो रहा है, मतलब एज अ पर्सन एज ए लेजेंड, बट ये करेगा कौन भाई। उन्होंने कहा खुद भाई आप यही कह रहे हैं ना कि हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश को, तो मैंने कहा कि हमने क्या गाड़ी पे जाना है, फिर हमने उन्होंने कहा नहीं
हिमालय से लेकर कराकरम से लेकर हिंदू कुश यानी नागा पर्वत से लेकर रकापोशी से लेकर तिरश्मीर, हमने सारा अनफोल्ड करना। बीच में हमने 2-3 पासेस भी क्रॉस कर रहे हैं। ओके, मैंने कहा हमने कितनी देर में करना है, कंजक्टिव करना। सही। मैंने कहा यार सर अभी मैंने कुछ वो नहीं किया, मैंने कुदरत भाई ने कहा, मैंने कहा ठीक है मैंने करके फ़ोन बंद किया। सही। उसके बाद जब मैंने फ़ौरन जाके मैप पे चेक करना शुरू किया, सही। तो वो कम से कम 500 600 700 किलोमीटर आ रहे थे। सही। मैंने फिर कुदरत भाई से पूछा, कुदरत भाई फाइनल हमारा यही प्लान है, हमने यही करना है? तो उन्होंने कहा यही करना है। एनी हाउ वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर एग्जीक्यूशन के करीब चलती चली गई। वो फिर लंबी दास्तान है कि वो मतलब ऑफ कोर्स जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है ना, अब आपको पता है कि एक चीज़ 665 किलोमीटर आपने तय करने हैं अपने ऑन फुट 23 दिनों के अंदर। तो वो आप कह लें कि 20 किलोमीटर आपने कर लिए, सो व्हाट, 645 आर स्टिल देयर। वो जो 645 का प्रेशर है, चौथे दिन आपको चोट लग गई, आपका घुटना सूज गया है, आपकी कमर में दर्द हो रही है, या आपकी कोई आपकी चीज़ जो है उस पर छिल गई है, रगड़ लग गई है, तो डजंट मैटर, आपने तो अनाउंस किया है कि आप ये करने जा रहे हैं, आपको तो यू हैव टू गो थ्रू इट, आप यू हैव टू प्ले विद इट। सो वो उस तरह से बड़ा हो रहा। फिर उसमें अंदर दूसरा उसका एंगल ये भी था कि इम्तियाज़ वाला वाक़या हो गया उसी दौरान। बट एनीवेज जस्ट स्टिकिंग टू द प्रोजेक्ट। यू हैव कंप्लीटेड दैट ट्रैक जब आप तिरश्मीर पहुंच गए, उसके बाद ये वाक़या हुआ? अच्छा। सो हमारे 4 दिन हुए थे। अच्छा, सही। असल कहानी ये है कि 4 दिन हुए थे, हमने तकरीबन 120 किलोमीटर आई थिंक तय किए थे, एग्जैक्टली नहीं यार, सही। हाँ 122 किए थे। तो हम पर ये पता चला, हमें उससे पहले भी हमें पता चला था कि ये वाक़या हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें ये पता चला कि कुदरत भाई की ज़रूरत है रेस्क्यू के लिए। अब हम स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशन था, अनाउंस एक्सपीडिशन था, तो कुदरत भाई ने मुझे कहा कि यार आपका डिसीजन है, आप बताओ कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने कुदरत भाई से यही कहा कि अगर हमने नहीं समझना ये प्रॉब्लम तो कौन समझेगा। सो वी विल पॉज आवर एक्सपीडिशन, वी विल वॉलंटियर फॉर द रेस्क्यू। फिर स्पॉन्सर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता वो बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए तो ये फाइनल बात है। तो फिर हम गलगित पहुंचे, जहां बाकी भी माउंटेनर्स पहुंचे थे, जिसमें शाहीन बेग थे, अब्दुल जोशी थे, ज़िशान करीम थे, रहमतुल्लाह बेग थे, वहाब अली शाह थे, बहुत सारे और भी थे। तो फिर जो है ना प्लान्स बनाए गए कि किस क्या रोल होगा। 2 टीम्स बनाई गई जो सबसे स्ट्रॉन्ग माउंटेनर्स की थी, 4 टीम जो ग्राउंड टीम थी उसमें कुदरत अली, शाहीन बेग, अब्दुल जोशी और ज़िशान करीम, और जो हेली टीम थी उसमें रहमतुल्लाह बेग और वहाब अली शाह। सो ये 6 लोग जिन्होंने ऑन द माउंटेन काम करना था, इम्तियाज़ भाई की बॉडी रिकवर करने की डेथ हो गई। सही। तो उसमें भी और बहुत सारी बातें हैं, से हमारा भी चले कुछ उसमें हिस्सा डल गया, लेकिन अब्दुल जोशी जो है वो पसुकोन समिट करने वाला दुनिया का पहला शख्स बनने जा रहा था। सही। और वो कैंप 3 पे था, यानी वो समिट के बिल्कुल करीब था। सही। और वहाँ से उसको जब पता चला कि उसकी ज़रूरत है रेस्क्यू में, तो वो वहाँ से अपना छोड़ के आ गया और उसने वॉलंटियर किया और बॉडी रेस्क्यू कर ली। इसकी वजह से बाद में वो काम नहीं कर सका, उसका वो रिकॉर्ड, उसका ख्वाब जो उसने 5-10 सालों से देखा हुआ था वो उसका रह गया। तो अब बात यह है कि ये बहुत बड़ा कारनामा है, मतलब मेरे लिए तो पसुकोन समिट करने से बड़ा कारनामा ये है जो उसने उधर किया ह्यूमैनिटी को लेकर। तो मैंने बहुत दफ़ा ये कहता हूँ कि अगर गोरा होता तो उस पर फिल्म बन जाती। तो ये चीज़ मेरे जहन में बहुत ज़्यादा रही, और इवेंचुअली फिर अनसंग हीरोज़ बनाने की भी एक बात ये थी। फिर उसमें नदीमा शकीला हमारी जो बहन है, उनका बहुत बड़ा किरदार था कि उन्होंने इस सानिया से गुजरने के बाद, बिकॉज दे वर देयर क्लाइंबिंग दैट पीक विद इम्तियाज़ भाई, उसके बावजूद उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और वो आज भी उनकी आंखों में ख्वाब है और वो क्लाइंब करना चाहती हैं। तो इट्स बिग दे हैव अ बिग हार्ट। और फिर ये है कि हमने इम्तियाज़ भाई की बॉडी रिकवर करके शमशाद में दफना कर फिर वापस आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हमने रिज्यूम की अपनी जर्नी और हमने रिकॉर्ड अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग जिसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। और ये वही बात है कि अगर आप कैंप 3 पर हैं पासोकोन्स के, और आई होप कि जो लोग ये देखेंगे, और क्योंकि अब तो टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है और लोग उस तरफ जाते हैं, तो जैसे ही आपको पासोकोन्स नज़र आती है, यू न्यू कि ये पासोकोन्स है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। और कोई शख्स उनको सर करने के इतना नज़दीक हो, लेकिन अगेन बात वही है कि इंसानी जान उसकी वैल्यू को आप जो है वो नहीं कर सकते। और आप समझते हैं ना कि उनकी फैमिली किसी से गुजर, आपका असल में जो दिल है ना उसमें अगर दर्द है तो 100 मसले आसान हैं। बिल्कुल फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। जो लोग ये कन्वर्सेशन सुन रहे हैं या देख रहे होंगे, अगर उनको इसका थोड़ा सा लिंक समझ नहीं आ रहा तो दे कैन वॉच अनसंग हीरोज़, क्योंकि उसमें इम्तियाज़ भाई की पूरी जो है वो कहानी बयान की गई है, और उसमें ये तमाम बातें जो है वो मज़ीद बेहतर तरीके से भी मौजूद हैं कि जी क्या वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, क्या सिचुएशन हुई थी। गुड टू नो कि ख़वातीन जो है दे आर
इन माउंटेनियरिंग, इन क्लाइंबिंग, क्योंकि समीना बेग के बाद आई गेस एक खामोशी थी. शी इज़ एन अमेजिंग क्लाइंबर, और मतलब उनकी अचीवमेंट के बाद जो है, तो अब क्या सिचुएशन है मतलब शुमाल में हमारे क्लाइंबर्स, और क्या क्या चल रहा है अब वहाँ पे? सो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल माउंटेनियर्स इन आर गिलगित बल्तिस्तान में भी, और इवन अब तो हमारे जो पंजाब में भी, सिंध में भी, और KPK से भी. सो बहुत स्ट्रॉन्ग माउंटेनियर्स हैं. लेकिन ख़ास करके जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, उधर बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल माउंटेनियर्स हैं. अभी हाल ही में जो फर्स्ट एवर यज़गिल सर की विंटर असेंट हुई, उसमें नदीमा सहर और शकीला नुमा, जो इस पे एक्सपीडिशन में भी थी जिसमें इम्तियाज़ भाई की डेथ हुई, तो वो दुनिया की 2 पहली ख़वातीन बनी हैं जिन्होंने यज़गिल सर को सर्दियों में सर किया. क्या बात है. तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्किल्ड भी हैं, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनमें एंड्योरेंस भी है, बर्दाश्त भी है, और उसमें हौसला भी है, करेज भी है, सब कुछ है. सिर्फ वसाइल की कमी है, सपोर्ट की कमी है, और कोई है नहीं जो हमारे यहाँ शहरों में बसता हो और अपने से बढ़कर सोचता हो. बिल्कुल. तो वो चीज़ की कमी है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि सारे काम इदारों के थे, कि इदारों ने ये चीज़ें बनानी थी और ये कनेक्शन डेवलप करने थे. एथलीट का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो अपनी स्पोर्ट पे काम करे, अपने खेल खेले, कोपेमा है तो कोपेमाई करे, रनर है तो रनिंग करे, क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेले, और इदारे बाकी काम करते हैं. लेकिन वो चीज़ उसकी कमी थी इदारों की तरफ से, तो उस पर काम किया जा रहा है. फ्रॉम द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी इन इटसेल्फ वो काम कर रही है, और इंशाल्लाह आगे हम उनके लिए मौके फराहम करते रहेंगे. और इंशाल्लाह जो खामोशी जैसे आपने कहा, वो खामोशी नहीं रहेगी, दुनिया को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा. दैट इज़ वेरी गुड टू हेयर कि ये इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और ये सारा सिलसिला हो रहा है. हम कन्वर्सेशन, क्योंकि वो वैल्यू फॉर लाइफ एक्सपीडिशन की तरफ चली गई, फिर वो बात हो गई, इसके बीच में आपने बड़ा जल्दी से उसको रैप अप कर दिया कि जी हम वापस आए, हमने अपना रिज्यूम किया और हमने कर लिया. सो आई वांट सम डिटेल्स अबाउट इट कि जी हमने शुरू किया नंगा पर्वत रूपल फेस से. एग्जैक्टली. और रूपल फेस से करते हुए फिर हमने राकापोशी जो है कराकरम जब हमने पहाड़ चूज़ किया, वो हमने उसका आई थिंक ईस्ट फेस बनता है, गुरु से जो रास्ता है दरुकुश वाला बेस कैंप, वहाँ हम गए. ये हमारा सेकंड हो गया. अब ये फिर भी 2 करीब थे, यहाँ से तीसरा, मतलब हमने पाकिस्तान की इंटायर विड्थ कवर की इस पे पैदल चलते हुए. सही. उसके बाद हमने फिर अब हिंदूकुश की तरफ जाना था, तो हमने कराकरम से फिर नलतर पास क्रॉस किया, पकोरा की तरफ आए. सही. वहाँ से गिज़र जो इश्कुमन की वादी है, वहाँ से होते हुए हम गिज़र का मेन चलते हुए फिर शंदूर पास से होते हुए बूनी पहुँचे, फिर बूनी से जनी पास पहुँचे, फिर जनी पास पे पहुँचकर हमने ट्रेडिशनल बेस कैंप जाने के बजाय हमने एक नया कैंप बनाया. सही. इम्तियाज़ कैंप उसका हमने नाम रखा. नाइस. क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड था, अननेम्ड था. तो फिर हमने जब उसको वहाँ पर तशमीर के साथ हमारा कनेक्शन फाइनल हुआ, पूरा हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो लोकल्स ने हमें ये सजेशन दी कि आप इसका नाम रख सकते हैं अपने नाम पर, चाहे कुदरत कैंप रखें, चाहे साथ कैंप रखें, चाहे कोई और नाम रखें. सही. तो हमने आपस में डिस्कस किया कि इसका नाम हम रखना चाहेंगे अपने भाई की याद में जिसकी डेथ हुई थी उसी स्पैन के दौरान. तो हमने उसका नाम फिर इम्तियाज़ कैंप रखा, और उसके बाद भी वहाँ गए हैं लोग. अच्छा. इम्तियाज़ कैंप. और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको सिलसिले को जारी रखें, बिकॉज दैट्स अ वेरी सिंबॉलिक कैंप ऑनरिंग द लाइफ ऑफ माउंटेनियर्स. क्या बात है, क्या बात है. सो 665 किलोमीटर्स इन 23 डेज़. तो उसके बाद पैरों ने चलने से इनकार कर दिया. दोबारा आपने कहा कि जी अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा. व्हाट वाज द सिचुएशन आफ्टर दैट अचीवमेंट? और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जस्ट फॉर टू गिव द ग्लिम्स ऑफ के पीपल, लोग ये समझ सकें कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है कि जब आप रायकोट ब्रिज क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो अक्सर जो टूर गाइड्स होते हैं आपके साथ, जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, तो आपको बताते हैं जी देखें अभी दरिया के 2 रंगों का हो रहा है, यहाँ पे 2 दरिया मिल रहे हैं, 2 दरियाए सिलसिले मिल रहे हैं, और सब कुछ हो रहा होता है नंगा पर्वत व्यू पॉइंट के आसपास. तो ये क्या फीलिंग होगी कि आपने दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों को अपने कदमों से मुंसलिक कर दिया? बस ये मैंने इस तरह से तो नहीं सोचा था. आपकी मेहरबानी है. पहली बात तो ये कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमसे काम करवा लिया, क्योंकि किसी के भी हाथ में नहीं होता, चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग हों, चाहे मेंटली कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बीमारी हो सकती है, इंजरी हो सकती है. तो शुक्र है उस बात का कि उसने हमसे काम करवा लिया. दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कैसे फील हुआ, बहुत सारी बातें हैं. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जो अभी निम्स ने भी की, K2 विंटर पे लोगों ने कहा कि कैसे हो गया भैया इतना मुश्किल काम. तो उसने कहा अनलेस यू हैव अ बर्निंग डिज़ायर इन योर हार्ट, अनलेस देयर इज़ समथिंग सो इम्पॉर्टेंट इन योर हार्ट, समथिंग सो स्ट्रॉन्ग, समथिंग दैट इज़ सो
क्या उसे मैं कहूँ कि इतनी कोई इम्पोर्टेंट रीज़न जब तक नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। यानी अपनी ईगो की खातिर आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि यार मेरा दिल कर रहा है कि मेरा नाम दुनिया भर में बड़ा मशहूर हो जाए, तो चलो मैं 665 किलोमीटर तय करता हूँ 23 दिनों के अंदर। ये नहीं होगा। ट्राई भी इसलिए किसी का दिल करे तो ना करे, क्योंकि ये इसका नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। एक चीज़ जो मुझे कुदरत अली से भी जोड़ती है, और आई थिंक बहुत से कोपे माओं के अंदर चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वतन से बहुत मोहब्बत है और अपने वतन का नाम दुनिया में रोशन करने की बहुत ख्वाहिश है। तो कुदरत भाई ने भी मुझे ये कहा कि यार हमारा नाम जिंदा रहे ना रहे, ये याद रखा जाएगा कि 2 पाकिस्तानी थे जिन्होंने पहले ये काम किया। मैं आपको फर्दर अंदर की बात बताऊं तो वो ये भी कि हम दोनों एक नगमा बहुत सुनते थे सफ़र के दौरान, जो नगमा हबीब अली साहब ने गाया कि ए निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, ए निगारे वतन तू सलामत रहे। बहुत उसके सारे जो स्टैंज़ास बहुत प्यारे हैं। तो वी वुड लाइक ट्रैक एंड ट्रैक एंड ट्रैक, और हम बस वो रिपीट में आगे सुनते रहते थे। तो एक पोर्शन में एक बंदे ने हमें ज्वाइन किया, सिर्फ लोकल था, तो उसने मुझसे पूछा कि भाई आपके पास एक ही गाना है, आप एक ही गाना सुनते हो? तो मैंने दूसरे की तरफ देखा मुस्कुराते हुए कि नहीं एक नहीं है, हम चेंज कर लेते हैं, आप परेशान ना हो। लेकिन वो जो एक ख्वाहिश थी, डिज़ायर थी, एक वतन से मोहब्बत का जज्बा था, दैट केप्ट अस गोइंग। उसमें कोई ये और चीज़ नहीं थी कि मैंने कुछ बनना है या करके क्या हो जाएगा, बस उस चीज़ ने हमें पुश किया। और एक दूसरी चीज़ एक और एडिशन हुई, इम्तियाज़ भाई का लॉस। उस चीज़ ने भी हमें, फिर मेरे जहन में आता था कि यार इम्तियाज़ भाई की अभी जस्ट टू ऑनर हिम मुझे ये करना है। और लास्टली ऑन अ लाइटर नोट, जो उसके बाद आपने कहा कि चलना छोड़ दिया, तो मेंटालिटी होती है ना, एक मेंटल उसमें चले जाते हैं। जब हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वी न्यू एवरी डे कि वी विल वेक अप, तो 55 किलोमीटर चलने हैं, 40 किलोमीटर चलने हैं, 30 किलोमीटर चलने हैं, वज़न उठा के चलना है। तो जब हमने कंप्लीट कर लिया, हम चित्राल पहुंच गए, तो मैं और कुदरत भाई बाज़ार जा रहे थे। तो हम होटल से बाहर निकले, बाज़ार 1 किलोमीटर दूर होगा, हम होटल से बाहर निकले, सामने टैक्सी थी। सही। तो हमने दूसरी तरफ देखा, हमने क्या टैक्सी में चलते हैं, पैदल जाके क्या करना है। तो हमने ये देखा कि इंसान अगर उस कॉज से निकल आए, उससे वो जज्बा, मतलब उसका रीज़न नहीं है कोई, बिल्कुल, तो फिर हमने कहा क्यों चले यार, अब गाड़ी पे जाते हैं। लेकिन जब रीज़न थी तो फिर दैट केप्ट अस गोइंग। सही। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैं जुनैद अकरम की पॉडकास्ट नंबर 39 सुन रहा था, यू वर अपीयर्ड इन दैट पॉडकास्ट, और आपने जब ये बात कही कि जनाब हम जो है वो एक मिली नगमा ए निगारे वतन सुनते हुए हम जो है वो आधा घंटा 1 घंटा हम उसको रिपीट पे लगा के जो है ना वो करते थे, तो लिटरली मतलब मुझे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड बात लगी उस मोमेंट पे कि यार अच्छा, मतलब देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि मुल्क से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जब वो पहाड़ों में चल रहे हैं तो वो क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है जब आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग एंड हाइकिंग एंड क्लाइंबिंग तीनों चीज़ें कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग इज़ अ थिंग कि जिसमें आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है। यू हैव अ होल डे, आपके पाँव तो चल रहे हैं लेकिन आपका दिमाग जो है वो बहुत सारी सोचें प्रोसेस कर रहा है। तो आई वाज लिटरली इम्प्रेस्ड एट दैट मोमेंट कि यार मतलब वाकई ये आप अपनी ईगो के लिए नहीं कर सकते। यू हैव टू बी समवन, आपके दिल में कुछ होना चाहिए जो आपको इस स्टेज तक पहुंचा सके। सो दैट वाज एक्सपीडिशन ऑफ 2019। सो व्हाट हैपेंड इन 2020, पेंडेमिक एंड एवरीथिंग, क्या सिचुएशन थी? 2020 में बिल्कुल बहुत सारे प्लान्स थे, और फिर जैसे कोरोना आया तो सबके प्लान्स ऊपर नीचे हुए, हमारे भी हुए। लेकिन एक तो ऑफ कोर्स जो सबके नुकसानात हुए उसके लिए बहुत तकलीफ़ है, बहुत दुख है, चाहे वो किसी का माली हो, जानी हो, जिस तरह से भी हुआ, को पूरे दुनिया का हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा एक टाइम मिला जो बहुत सालों से नहीं मिला था, और उसने कह लें कि मुझे तो मतलब टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इंसान बहुत कुछ कर लेता है। तो उसके अंदर भी सोचने का मौका मिला, बहुत सी किताबें पढ़ने का मौका मिला जो ला के रखी हुई थी कि यार पढ़नी है। तो फिर तो उन्होंने इतना टाइम दिया कि कई 20 किताबें पढ़ ली, बहुत सी मूवीज़ देखनी थी वो देख ली। मेरे लिए ये तमाम चीज़ें भी इंस्टीट्यूट की तरह होती हैं, आप इनसे सीखते हैं और इसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड मतलब पूछना चाहूँगा लाजमी, रीडिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट फॉर यू पर्सनली, ठीक है ना? और आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जी ये जो किताबें पढ़ना है, इसका आपके ये जो दूसरे शौक़ हैं क्लाइंबिंग के, ट्रैकिंग के, इसके इन दोनों को आप कैसे इंटरलिंक करते हैं? मैं पहली बात से पहले शुरू करता हूँ कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ किताबों का नहीं,
हर चीज़ की। मैंने आपसे कुछ पहले कहा ना कि मैं कोयटा को रीड कर रहा हूँ। ओके। मैं सबके साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बट मेरा दिलो दिमाग इस वक्त सिर्फ कोयटा के साथ है, इधर की हवा के साथ है, आसमान के साथ है, पहाड़ के साथ है। मैं अभी जब बादल देख रहा था तो मैं बादलों को पढ़ रहा था। सो हर चीज़ की अंदर एक किताब कहें या कुछ भी है उसे पढ़ने की, इंसान है, इंसान को पढ़ते हैं हम। जब लोगों से मिलते हैं, सफ़र की खूबसूरत बात यह भी है कि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं और लोगों से उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं, जब वो तमाम बंदिशों से आज़ाद होते हैं जो उनके करीबी लोगों ने उन पर लगाई रखी होती है सारा ज़िंदगी भर उनकी। एग्जैक्टली। तो उसको बहुत मज़ा आता है, इंसानों को पढ़ने का मज़ा आता है। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, रीडिंग इज़ दी लाइफ फॉर मी। रीडिंग हर वक्त, सुबह दोपहर शाम रात, चाहे किताब हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, इट इज़ बेसिकली द डिज़ायर ऑफ लर्निंग समथिंग, इट इज़ डिज़ायर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ डिज़ायर ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग कि अल्लाह पाक ने ये क्या दुनिया बनाई है, इसके अंदर कौन कौन से राज पनाह है, इसके क्या मकासद है, इंसान का क्या रोल है, अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है, उसकी तारीफ उस चीज़ की तरफ कैसे जाया जा सकता है, कौन से रास्ते हैं। तो ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है उसके अंदर। अब वो उसका मीडियम चाहे कोई भी हो, इसलिए मैंने कहा कि मूवीज़ भी मेरे लिए पार्शली कभी इंटरटेनमेंट भी होती होंगी, लेकिन पार्शली ज़्यादा पार्ट जो है वो लर्निंग के प्रोसेस है। कोई इंसान है जो मुझे बहुत पसंद है, समझ लें नेल्सन मंडेला मुझे पसंद आ जाता है, तो आई वॉच मूवीज़ अबाउट हिम, आई रीड बुक्स अबाउट हिम, आई ट्राई अंडरस्टैंड कि नेल्सन मंडेला क्यों है। सही। एक बात मैं अभी डिफरेंट है लेकिन मैं कर दूँ, मैं ये समझता हूँ कि हम हम बात करते हैं कि हम हीरोज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करते। यस, हमारी कौम जहाँ पर है एज अ कंट्री हम बिल्कुल सही समझते हैं, हम नहीं करते। दूसरी चीज़ एक और ये है जो कि हमारी इसी कौम के लिए अभी नेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जब आप हीरोज़ को रिकग्नाइज़ कर भी लेते हैं तो भी मोस्टली लोग कभी हीरोज़ को फॉलो नहीं कर पाते। क्या मतलब कि वो हीरोज़ की बारे में तालियां तो बजा लेते हैं कि भाई वाह वाह बड़ा इसने कमाल किया, बट जिस चीज़ में वो हीरो बिलीफ रखता होता है, जो उसकी लाइफ के मकासद होते हैं, उसको ना कभी समझ पाते हैं ना उस पर काम कर पाते हैं। अभी सबसे बड़ी एग्जांपल अली सतपारा की। बिल्कुल। तो अली भाई को हीरो बना लिया इस वक्त मुल्क ने, बहुत अच्छी बात है, ही डिज़र्व टू बी द हीरो फॉर द होल कंट्री एंड द होल वर्ल्ड। बट आगे की बात यह है कि अली सतपारा किन चीज़ों से मोहब्बत रखते थे, अली सतपारा के क्या ख्वाब थे, अली सतपारा की क्या मेंटालिटी थी, अली सतपारा जो थे, अली सतपारा को क्या चीज़ अली सतपारा बनाती थी। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ और इफ़ यू वांट टू लेट्स इवन लर्न, आपको वो देखना पड़ता है, बस उसको रीड करना पड़ता है। अगेन रीडिंग आ गई कि यार ये इंसान की ज़िंदगी की क्या जर्नी है, कहाँ पे इसने क्या स्टेप्स लिए जिसने इसको ये बनाया, क्या डिसीजन थे, क्या आदत थी, तो उनको वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आई थिंक बहुत सारे लोग जो लाइफ में किसी को पसंद करते हैं तो उस इंसान के कायद आज़म है नेल्सन मंडेला, किसी को भी इंसान ही पसंद होता है, तो सी कि उसको वो क्या आदत, इंसान इतनी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, एक आदत अच्छी हो और उसे आप पक्का पकड़ लेना अपने साथ, वो आपको सबके सामने बहुत ऊपर ले जाती है। लेकिन अगर सिर्फ हम जस्ट ऑफ शैलो रहेंगे, सिर्फ सब्सटेंस तक पढ़ सकेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। सो 2020 की सिचुएशन आपने बड़ा उसको बताया कि भाई सॉरी मैं वहीं से चीज़ कंटिन्यू करें उसमें फिर जब आइडियाज़ आए तो उसके अंदर और भी आए, कुछ अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगा, शायद आगे कभी वो तो पता चलेगा। लेकिन उनमें से एक ये था जो वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपीडिशन था, वैल्यू ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट था, जो इम्तियाज़ भाई और अब्दुल जोशी, नदीमा शकीला की कहानी थी, जिसमें अली भाई की, सरबाज की भी शिरकत थी। तो ये सारी चीज़ मुझे कोरोना की मेहरबानी से मिली, क्योंकि मुझे टाइम मिला, मुझे वक्त मिला। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, टाइम 3-4 बजे, तो वो जो टाइम होता है मेरे लिए वो बेस्ट टाइम है चीज़ों को समझने का, आइडियाज़ को सोचने का। मैं अक्सर टाइम जैसा होता है कि मैंने कोई कॉपी पेंसिल रखी हुई है, साथ में कोई मूवी लगाई हुई है और मैं देख रहा हूँ, एकदम से मुझे कोई आइडिया आता है, मैं उसको रोक के वो लिख लेता हूँ। तो ऐसा ही हो रहा था इन दिनों में। और मैंने और भी कुछ स्क्रिप्ट लिखे तो उसके दौरान मैंने ये भी लिख लिया कि स्टोरी मैंने लिख ली। फिर उसके बाद उसको पहुंचाया, आहिस्ता आहिस्ता कोरोना ने इतने चांस दिया कि हम जा सकते थे। फिर मैंने इसको तैमूर के साथ डिस्कस किया। मूरू के साथ इज़ अ ग्रेट, नॉट ओनली अ ग्रेट फिल्म मेकर बट अ ग्रेट पर्सन एंड अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने शुरू पहले दिन से साथ हमने मिलकर, यानी कभी भी हमने एज आ पर्सन ये नहीं किया कि यार ये कोई क्लाइंट है या ये कोई कंपनी है, नो वी पहली कॉल पर ही हम कनेक्ट हो गए कॉज को लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं 100% इसको करना चाहता हूँ, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। तो अभी भी आज तक भी हम साथ काम कर रहे हैं।
सो एनीवे वो फिर हमारा एक अच्छा ग्रुप बन गया। बड़ी पहली मरतबा हो रहा था कि पाकिस्तान के हर खित्ते से जो क्लाइंबिंग के इंपॉर्टेंट देहात हैं, खुशी से हसन जान आए, सतपारा से अली सतपारा आए, हुंजा से सरबाज खान आए, शमशाल से अब्दुल जोशी, नदीमा शकीला, ये हमारी यूनिटी का हम एक मिसाल भी देना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो हम सब फिर इम्तियाज़ कैंप गए, इम्तियाज़ भाई को ऑनर करने के लिए, ना सिर्फ इम्तियाज़ भाई को ऑनर करने के लिए, उन तमाम माउंटेनियर्स को, माउंटेन हीरोज़ को ऑनर करने के लिए जिन्होंने इस फील्ड के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस वतन की प्राइड के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए हैं और अपनी जानों की बाजी लगाई है। तो उनको ऑनर करने के लिए हमने ये किया। 2020 was pretty much all about वैल्यू ऑफ लाइफ, एंड वैल्यू ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ओके। जो एक्सपीडिशन थी वो उसका एक सबसेट था, जो अनसंग हीरोज़ है वो उसका एक सबसेट है। ठीक है। इट इज़ समथिंग दैट प्रोबेबली विल नॉट एंड जब तक हम दुनिया में इंशाल्लाह चलती रहेगी। उसकी वजह ये है कि वो मेरा भी नहीं है, वो सबका है। So it is not just a project, it's a program basically which need to be implemented throughout. मतलब हम भी जब चले जाएंगे तो वो हमारे इसमें हिस्सा ख़त्म हो जाए शायद, लोग उसको, क्योंकि वो सबका है। बिल्कुल। सो वो ओनरशिप ले लें, इन्वॉल्व हों, आगे बढ़े। और वैल्यू ऑफ लाइफ का मकसद सिर्फ ये है, मतलब ये है कि वैल्यू किया जाए लाइफ को, बिल्कुल, प्रेशियस लाइफ्स को। और साथ ही साथ ये भी उसका मतलब है कि जहां आप देखें कि कोई इंसान कुछ डिज़र्व करता है और आपके अंदर इस्तिताअत है उस तक वो चीज़ पहुंचाने की, तो आप दाएं बाएं नहीं देखें, आप उसको पहुंचा दें। और बस अहमद फराज ने जैसे कहा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो वैल्यू ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट बस कहता है कि भाई अपने हिस्से की शम्मा जलाते चले जाओ, लोग आते जाएंगे, वो शम्मा इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा शहर रोशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से मुझे याद आया कि कल स्कर्दू में लोगों ने बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया अली भाई को, और अमेजिंगली मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो हमने अर्लियर पार्ट एक डिस्कस किया अबाउट सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, देयर वर पीपल जो कि बहुत प्यारे ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं। कामरान ऑन बाइक इज़ ऑन द टॉप विद हिज पिक्चर द लास्ट डांस, और जो उनका लेटर है दैट इज़ बेसिकली जिसको आप पढ़कर अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपका दिल कहीं फंक्शनिंग में ख़राब हो गया है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो दैट इज़ अमेजिंग। और सो 2020 एंड हो गया, हम यहाँ पे फरवरी 2021 में बैठे हुए हैं इन कोयटा। सो आगे क्या चल रहा है? आगे इसी तरह एक तो वैल्यू ऑफ लाइफ चल रही है, वो क्या उसे कहेंगे, किसी प्रोजेक्ट में चल रही है और वो ऑफ द प्रोजेक्ट भी चल रही है, सड़क चलते भी चल रही है। कोई इंसान मिले तो उससे हम कदर करें। और अब ये भी हो गया है ना कि अब तो लोगों के सामने भी आ गया चले, लेकिन कि इतने प्यारे लोग हमने खोए हैं और हम खोते चले जाते हैं एज अ पर्सन, पर्सनली भी और मुल्क के लिहाज से भी ऐसे सोचना चाहिए। बिल्कुल। कि जो भी लम्हात हम किसी के साथ बिता लें, गुजार लेते हैं, तो वो बड़े कीमती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर लम्हे को खुल के जिए, एंजॉय करें। अली भाई से भी हमने यही सीखा, क्योंकि ये नहीं मालूम कि कब आप किसी से आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं। बिल्कुल। सो उसके अलावा ये कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो माउंटेनियरिंग के भी हैं, वो ऑफ द माउंटेन भी हैं, वो एजुकेशन के भी हैं, वो मेडिसिन के भी हैं। ओवरऑल बस कोशिश ये है कि ऐसे गोल्स हों, पर्सनल हो, कोई बात नहीं, पर्सनल होने में कोई ख़राबी नहीं है, मैं अपनी अगर सोचूं तो, लेकिन उसके साथ साथ उनके कोई इम्पर्सनल गोल्स भी हों उनके साथ अटैच्ड। अनलेस मेरे किसी गोल से सिर्फ मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं हो रहा, इम्पैक्ट, तो मुझे उसमें इतना ज़्यादा लगता है कि इतना कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है, क्योंकि वो शायद ज़ाया हो गया। जो हमारा दीन, तो मुसलमान है अगर, तो हम दीन भी हमें यही कहता है कि जो आपने किसी पर लगा दिया तो वो खुदा को पसंद आ जाएगा, जो आप अपने पर लगाते रहे तो वो शायद ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल। तो एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, इफ देयर इज़ नॉट एनी रिस्ट्रिक्शन? एक तो सबसे पहले अभी सबसे बड़ा माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि सरबाज खान जो पाकिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर हैं, पाकिस्तान के मशहूर क्लाइंबर्स में से हैं, दुनिया के मशहूर क्लाइंबर्स में से हैं, उन्होंने 5 चोटियाँ सर कर रखी हैं 8000 मीटर की। तो वो हमने परसों ही अनाउंस किया, मिलकर ही काम करें उसके ऊपर, कि सरबाज खान ने ये अनाउंस किया कि वो अली सतपारा का जो ख्वाब था अली भाई का कि 14 पीक्स दुनिया की वो सर करें, क्योंकि दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ। सही। तो उसको ख्वाब को कंटिन्यू करते हुए, कीपिंग द लेगेसी ऑफ अली सतपारा लाइव, सरबाज खान ने अनाउंस किया कि वो इंशाल्लाह माउंट अन्नपूर्णा अटैम्प्ट करेंगे मार्च। सो उससे पहले कभी माउंट अन्नपूर्णा किसी पाकिस्तानी ने अटैम्प्ट नहीं की, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और उसके लिए सब मेहनत कर रहे हैं हम लोग, स्पॉन्सर्स के लिए, सपोर्ट के लिए, कवरेज के लिए, हर तरह से उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं। तो राइट नाउ दैट इज़ इन द प्रोसेस, उस पर काम किया जा रहा है। उसके अलावा अगेन नॉर्दर्न जो हमारी माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए फिर हर तरह के काम है। उस पर अगेन माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस भी हैं, उसके अंदर वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी हैं, उसके अंदर वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस के काम भी हैं, तो बहुत सारे हैं।
ठीक है, दैट्स नाइस, दैट इंश्योरेंस का प्रोग्राम दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव थिंग, जो कि मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। सो ये तो बेसिकली जो फ्यूचर के प्लान्स हैं और चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं कि जी इनको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सो ये बताएं कि कोप एमआई जो है ये भी गोल्फ की तरह एक महंगा खेल है? बहुत महंगा खेल है, लेकिन तो हाउ यू आर मैनेजिंग इट? लाइक दुनिया में बहुत सारे और शोगल ऐसे हैं जो इससे भी महंगे हैं, वो भी चलते हैं लोगों के। तो ये तो बड़े इजीली हो जाना चाहिए सब। मैं बेसिकली बात कर रहा था एक कंट्री के लिहाज से कि कैसे चलनी चाहिए। पर्सनली कैसे मैं मैनेज करता हूँ, आई थिंक स्पॉन्सर्स के थ्रू ही। ऑफ कोर्स कोप एमआई पर्सनली आप पूरी एक्सपीडिशन तो नहीं कर सकते, तो अनलेस यू हैव स्पॉन्सर्स तब तक मुमकिन नहीं है कि इसे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, सो या दैट्स हाउ इट इज। एंड बेसिकली उसको अगर मैं फर्दर आगे लेकर चलूँ कि कोशिश सिर्फ ये है कि अपने लिए सिर्फ ना हो स्पॉन्सरशिप, ये नहीं हो कि यार मेरी एक्सपीडिशन है मुझे स्पॉन्सर। सो फॉर मी इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन समिटिंग अ माउंटेन कि उससे उस प्रोजेक्ट से क्या चीज़ होती है ओवरऑल। मैंने का बताया ना आपको कि 2016 में जब विंटर समिट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बच्चों की एजुकेशन उनके जहन पे थी। सिमिलरली हम भी जब एक्सपीडिशन कोई शुरू करते हैं तो उस पर हमारे जहन में समिट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, मच मोर इम्पॉर्टेंट, जो ज़िंदगियाँ बदलनी है, किसी इलाके में एजुकेशन लेकर आनी है, किसी का कैरियर बनाना है इंशाल्लाह, तो दैट इज़ अ बिगर प्रोजेक्ट। बाकी तो पहाड़ है तो कोशिश कर लेंगे, चढ़ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो भी ठीक है। सही। सो खुमैस इज हियर, वेयर इज खुमैस? आई गेस ही इज सिटिंग राइट बिहाइंड अस। खुमैस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अस द टेक्निकल सपोर्ट टू रिकॉर्ड दिस होल पॉडकास्ट, थैंक्स टू हिम। खुमैस ने कल रात को मुझे कहा कि जी आपने साथ से लाजमी पूछना है कि हाउ टू बिकम अ माउंटेनियर, what is the routine, what fitness you required, and how to get that fitness, because he is somehow a fitness freak, so that's why he is interested in that. Yeah, fitness is physical fitness is a prerequisite of mountaineering. वहाँ से तो कहानी शुरू होती है। आपने of course उसकी फिर ट्रेनिंग है जनरल, जैसे भी आप जनरल फिटनेस होती है कि आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, एंड्योरेंस बढ़ाएं, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाएं, तो वो तो देयर इज नो एंड टू इट। जितनी आप कर लेंगे उतना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितनी आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सही है। बट मोर देन दैट, बिकॉज अगर आप माउंटेनियरिंग की बात करें, क्लाइंबिंग की बात करें, तो उसमें आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, वो आपने सीखना होगा, आपको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने होंगे, आप सीनियर क्लाइंबर से सीखेंगे। उसके अलावा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर इंड्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर अपने कंफर्ट जोन से बाहर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना दिल बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा सोचे भी दिल बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है माउंटेनियरिंग में? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने दुनिया जहान के लोगों से मिलना है। बिल्कुल, उन लोगों से मिलना है जिनके दुनिया की या जीत हार के कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है, जिनकी खुशी गम मुख्तलिफ है। तो आपके दिल में जगह होनी चाहिए कि आप उनकी जीत हार को, खुशी गम को, पसंद नापसंद को साथ लेकर आप उनके नज़रिए को समझ सकें और नहीं समझ सकें तो रिस्पेक्ट कर सकें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ द कोर ऑफ माउंटेनियरिंग। अगर वो नहीं होगी, यानी माउंटेनियरिंग में जब एक्सपीडिशन की जाती है तो दुनिया जहान की मुख्तलिफ ममालिक की आती हैं, तो वो अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर तो जान जाएगी। सही। इसलिए वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो बाकी खुमैस भाई को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि वो हमें हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स, तो इंशाल्लाह ज़रूर माउंटेनियरिंग करेंगे। यस। सो व्हाट इज़ योर रूटीन? क्या दिन कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है? दो रूटीन्स है। एक मतलब अगर मैं उसको करूँ, एक रूटीन वो है जो अगर मेरी मर्जी से दिन चल रहा हो, तो उसमें दिन ये है कि बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है। 3, 4, 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। उसके अंदर उसी टाइम में मैंने रनिंग करनी है, कोई फिटनेस पे काम करना है, इवन लिटरेचर पे करना है, कोई आइडियाज़ लिखने हैं, तो वो बाय 1 PM नून तक 12-1 बजे तक मैं फ्री हो चुका होता हूँ। मेरे जहन में जितने भी काम होते हैं मैं कर चुका होता हूँ। उसके बाद मैंने किताब पढ़नी है, मूवी देखनी है, घर वालों से बात करनी है, दोस्तों से मिलना है। दैट्स माय लाइकिंग, है ना मेरे। लेकिन दूसरा वो होता है जो कभी प्रोजेक्ट्स चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों, वो दिन गुजरते कैसे, तो वैसे भी गुजरते हैं कि सुबह 8 से लेकर रात 2 बज जाती है, और एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग। सो अगर हम माउंटेनियरिंग में आने के हिसाब से बात करेंगे तो दूसरे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो तो मजबूरियों के दिन है। तो फर्स्ट वाला इज़ द राइट वन। आई थिंक मैं जो चीज़ एक मशवरा दूंगा, वह हर बंदे की अपनी फितरत है, लेकिन ये कि जो जल्दी सोना और जल्दी उठना है, मेरे लिए दैट हेल्प्स मी इन प्रीटी मच एवरीथिंग। सही। और अगर मैं जल्दी उठ गया हूँ, उस दिन एक दोस्त से बात हो रही थी, जस्ट टेकिंग द लिबर्टी ऑफ, कि उसने कहा यार इतना कुछ कर लिया, समझ लें सुबह 11 बजे में बात करूँगा, आज ये किया,
उसने कहा इतना कुछ कर लिया। मैंने उसे मजाक में, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन यू वेक अप एट 5 AM। तो ऐसे ही है, इफ यू वेक अप अर्ली तो आपके हाथ में होता है दिन। दी 5 AM क्लब, हाँ वो किताब है कोई शायद। यस, रॉबिन शर्मा है, बड़ा मशहूर मोटिवेशनल राइटर भी है, स्पीकर भी है। तो यस, द 5 AM क्लब एंड इट इज़ द गेम आई गेस, बिकॉज एट द सेम टाइम ये मैं कहूँगा ऑल्दो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता होगा मोटिवेशन के हिसाब से, लेकिन मेरा अपना एजेंडा मतलब मानना ये है अपनी ज़ात को लेके। अपने अली भाई की बात याद आ गई है इससे, वो एक दफ़ा इस तरह से कहते ना कि जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसी तरह से उन्हीं के लिहाज से अंदाज में मैं कहूँगा कि जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ये है कि जो आपका जो है ना शोला जो उठा है वो सीन अपना होना चाहिए, वो वाली बात है। मुझे लगता है कि आपका कोई भी हो वो ओरिजिनल हो, आप कहें कि जी मैं 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे या 6 बजे या 8 बजे, बिल्कुल, सो वो आपको पता होता है। हर इंसान को यूनिकली एक उसकी जो है ना उसका जो साइकिल है या उसका जो टाइम चीज़ों का टाइम मैनेजमेंट है वो अपनी है। एक जेनेरिकली मैं कह सकता हूँ कि जल्दी उठे, और वो भी एक जेनेरिक बात ही है 5 AM क्लब। लेकिन ये कि बहुत दफ़ा मैंने ये भी देखा कि आप जब दूसरे का रास्ता चूज़ करने की कोशिश करते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है फॉलो करना। सो आई थिंक पीपल शुड एक्सप्लोर देमसेल्व्स एंड फाइंड आउट दैट हाउ दे कैन गेट आउट द बेस्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। दैट्स अ बेसिक रूल ऑफ थंब। सही ठीक है। तो साथ लेट्स बैक टू अली सतपारा भाई, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक के नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में yes, सरबाज खान एंड देयर आर वेरी गुड माउंटेनियर्स जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, तो अली भाई की फैमिली से अब कोई इस लेगेसी को आगे लेकर चल रहा है? दे हैव द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, क्या सिचुएशन है वहाँ पे? अली भाई की फैमिली से तो इमीडिएट फैमिली साजिद है, ठीक है। अभी मैंने उससे कोई ऐसी बात नहीं की क्योंकि आई जस्ट थिंक दैट ही डिजर्व्स टाइम एंड स्पेस जिसमें उसका डिसीजन हो। ये भी मैं कहूँगा बल्कि इसी अगेन मौका मिला है कि बहुत से लोग मैंने देखा है लिख रहे हैं कि साजिद अब ये करेगा, साजिद अपने बाप का ख्वाब पूरा करेगा। दैट इज़ एंटायरली साजिद डिसीजन। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो साजिद के बेसिस पर ये डिसीजन ले। अगर आपने करने हैं कोई पहाड़ सर तो आप जाके कर लें, आप साजिद को ना बताएं कि उसने क्या करना है, लेट हिम मेक द डिसीजन। But having said that, Sajid has the capacity to do anything. He is very strong, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो अगर उसने डिसाइड किया तो वो आगे काम करेगा, जो कि मुझे लगता है कि वो करेगा, knowing him personally, because पहाड़ उसके लिए भी उसकी बाप की तरह इश्क है। तो वो बिल्कुल ये कैपेसिटी रखता है कि वो बहुत नाम रोशन करे अली भाई का। बाकी अली भाई का नाम जो है वो हम सब रोशन करेंगे, जहाँ हो सकेगा रोशन करेंगे। जिस प्रोजेक्ट में करेंगे तो अली भाई से सब ने सीखा है, बिल्कुल। तो सरबाज डेफिनेटली इज़ द इमीडिएट जिसकी तरफ हम देखते हैं। अगर हम 14 पीक्स की बात करें, अली सतपारा की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, ऐसे ही ना एज ए माउंटेनियर ना एज एन इंसान, बिल्कुल। बहरहाल दुनिया है, सबने जाना है, तो उनका जो अगर हम सिर्फ मैकेनिकली बात करें इमोशंस को छोड़ के, तो जो उनका ये प्रोजेक्ट था 14 पीक्स वाला, उसमें इंशाल्लाह पूरी कौम की निगाहें जो है वो सरबाज की तरफ है, और उम्मीद है और दुआएं हैं सरबाज के साथ इंशाल्लाह। और उसके अंदर भी वंस अगेन वो कैपेसिटी है, वो स्किल है, वो स्ट्रेंथ है, तो वो ये ख्वाब जो है पूरा कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट बुक कब आ रही है? ये सवाल बड़ा पूछा जाता है और उस सवाल पे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं किसी बुक पे काम नहीं कर रहा। और उसकी वजह ये है कि टाइम अगेन 24 घंटे में देयर इज सो मच दैट यू कैन डू। सो आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट एक्सपीडिशंस, आई एम वर्किंग ऑन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। इसकी वजह से किताब लिखने का जो एक आपको एक टाइम चाहिए होता है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे लिए लिखना बस जिस तरह से लिखना मेरे लिए मुमकिन है उसी तरह से है। मैं ज़बरदस्ती नहीं लिख सकता, शायद कोई लिख सकता हूँ, शायद ना लिख सकता हूँ। बट अगर मुझे आप कह देंगे कि यार अभी ये लिखो, बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। वो मैंने खुद जब लिखना है तब मैंने लिखना है। एग्जैक्टली, दैट इज क्रिएटिव प्रोसेस बेसिकली जो फॉलो होता है। उसकी टाइम भी अपना है, उसका फीलिंग भी अपनी है। उसके अलावा आप लिखते रहेंगे तो वो शायद आपको आधी रात को जगा दे कि जी एक चीज़ लिखनी है तो आपने लिखनी है, ठीक है ना। और आप शायद 4 दिन पेन पकड़ के बैठे रहें और आपको एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आएगा। सही। तो साथ ये बताएं कि कोयटा में यहाँ पर बैठ के बीइंग अ क्लाइंबर, बीइंग अ राइटर, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी? इट इज़ वेरी लिटिल यू एक्सप्लोर्ड, दिस इज़ जस्ट वन डे, उसमें भी आपके बहुत सारे काम थे, एंड वी आर जस्ट सिटिंग हियर इन अ रिमोट प्लेस कि हम एक चीज़ डिस्कस करें और पानी और पहाड़ के एक कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलें। सो व्हाट डू यू थिंक कि माउंटेनियरिंग के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से क्या सोचते हैं? ऑफकोर्स जैसे आपने भी कहा कि
वेरी लिटिल एक्सपोजर आई हैव हैड ऑफ दिस प्लेस कि मैं इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव बात कह दूं कि जी ये है कोयटा। बिल्कुल। वो तो जो कोयटा को मैं समझ रहा हूँ वो तो पता नहीं कितने अरसे बाद समझ सके कोयटा को, मुझे लगता है कोयटा वाले खुद ही समझ सके आज तक कोयटा क्या है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये है कि जस्ट एक बात अगर समझ देखी जाए तो वो ये है कि पहाड़ तो यहाँ है, बिल्कुल। बेसिक्स जो है वो यहाँ पर की जा सकती हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग शुरू की जा सकती है, एंड देयर शुड बी अगेन अ कनेक्शन विद दी हायर माउंटेन्स। जो लोग हैं वो यहाँ से जाएँ, कनेक्ट हों, देखिए मिल के काम करने में बड़ा फ़ायदा होता है। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल अगर एक कनेक्शन बनता है पाकिस्तान की कम्युनिटी का, एडवेंचर कम्युनिटी का पहले भी है, मज़ीद बढ़ता चला जाता है, तो उसमें डेफिनेटली जो लोग यहाँ पर काम करते हैं फिर वो उसको आगे लेकर चल सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर जो स्टार्टिंग के लिए पहाड़ मौजूद हैं और उन पर की जानी चाहिए कोपरेमाई। पीपल शुड बी, जैसे आप जैसे लोग हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं और इस तरफ जो है रुझान लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हम सुनने को मिलेगा कि कोयटा से और बलूचिस्तान से कोपरेमा होंगे जो कोयटा की नहीं बल्कि पाकिस्तान की और पाकिस्तान से बाहर भी चोटियाँ सर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मौजूद भी रहे हैं और वो एक्सपीडिशंस भी होती रही हैं। यहाँ पे माउंटेनियरिंग के अलावा जो आपकी स्पोर्ट्स इसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है उसमें केव एक्सप्लोरिंग है, उसमें जो है ट्रैकिंग है, इसमें ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इंक्लूडेड हैं। अभी हम आपको एक और जगह पे नहीं ले जा सके, दैट इज़ बेसिकली नेशनल पार्क, हज़ारगंजी नेशनल पार्क, जिसमें आपको मारखोर जो है वो उनको प्रिजर्व किया गया है, एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। देन अगर हम बोलान की साइड पे जाएंगे तो यू विल बी अमेज्ड, लाइक आप बोलेंगे कि मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह पर आ गया हूँ। दैट इज़ बेसिकली, मतलब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप अभी यहाँ पर आएँ तो अक्सर लोग जो आते हैं दे फाउंड इट वेरी डिफरेंट बलूचिस्तान का टेरेन, कि अच्छा यार लाइक पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, बहुत मुख्तलिफ ठीक है ना। तो ये एक यूनिक है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, इसको अगर एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जाए। और मैं ये देखता हूँ कि 1967 की एक आर्काइव में पिक्चर है, ब्रिटिश आर्काइव में पिक्चर है, जिसमें पीपल ब्रिटिशर्स दे आर हैविंग पिकनिक एट बोलान, वो पानी में दे वर स्विमिंग एंड दे वर एवरीथिंग। और वो एक उस ज़माने का एक बड़ा वो होता था, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक रूट एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा ना, मतलब नेचर इन इट्स प्योरेस्ट है, या तो इन रॉ फॉर्म बेसिकली ये तो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जैसे आपने कहा, और जहान खुला है। एग्जैक्टली। लोग आएँ और अपने आइडियाज़ आजमाएं, या और फिर कुछ करके दिखा दें, उनके मैदान सामने है। एग्जैक्टली। और ये बड़ी बात होती है, मतलब ये एक, अब लोग अपॉर्चुनिटी लें तो हर बंदे की निगाह मुख्तलिफ है, लेकिन ये कुदरत का एहसान होता है किसी पर कि उसे मौका मिल जाए। कई दफ़ा आपके पास एक आइडिया आता है, वो 10 लोग पहले ही कर चुके होते हैं, तो यार कहीं मैं 50 साल पहले पैदा हो गया तो मैंने कर लेना था। बिल्कुल। बट मैं देखता हूँ कोयटा को या बलूचिस्तान को ओवरऑल, तो यस उधर से देखा जाए तो जी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ रिसोर्सेज के लिहाज से अगर हम कहें कि जी ओवरऑल मिलती नहीं है मे बी, लेकिन इस लिहाज से कि कितना कुछ सामने है, तो उस लिहाज से तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए। और काम उसी वक्त होता है जब रिसोर्सेज नहीं होती। यानी अगर मैं पर्सनली लेवल से अगर बात करूँ, हाँ नेशनली बात करूँ तो दी जानी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अगर पर्सन बात करूँ तो असल चीज़ ही वो होती है कि जब आप बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रगल दैट यू डू इन मेकिंग, आप जब एक कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं एक सिनेरियो को। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप नेक्स्ट 3 बंदों को नॉमिनेट करें जो आज आप जिस जगह पे बैठे हैं वो यहीं पर आकर बैठे, तो हु यू विल नॉमिनेट? फर्स्ट ऑफ ऑल कामरान भाई। क्या बात है जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। उसकी वजह ये है कि उनके वालिद साहब कोयटा से हैं। ओके, दैट्स नाइस। उनका कोयटा से बड़ा प्यारा रिश्ता है, और आई डोंट नो अब ये आगे की वाली बातें जो उन्होंने मुझे बताई थी डिस्क्लोज करने वाली है कि नहीं, मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। लेकिन ये कि आई थिंक ही इज़ द पर्सन शुड बी हियर, ही इज़ द पर्सन हु इज़ एज जेन्युइन, एज प्योर एज मे बी दीज माउंटेन्स सराउंडिंग कोयटा। उसके अलावा अगर मैं सोचूं कि कौन सा इंसान इसे कोयटा आना चाहिए, और इस कोयटा आना चाहिए और यहाँ बैठना चाहिए, एग्जैक्टली डिपेंड करता है। सोच बड़ी वो है असल में ये है कि मैं ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए आपसे पहले डिस्कस नहीं किया। ये क्वेश्चन ऐसे भी है कि ये मैं सरसरी तो भी 2-3 नाम ले लूँ मशहूर, काम गुजर जाएगा, बट अनलेस वो मुझे ना हो रहे हो ना, तो मैं कहना नहीं चाहूँगा किसी का भी नाम। यस, बस ऐसा बंदा हो अगर मैं उसे आसान कर दूँ जो प्योर हो। मुझे लगता है कोयटा को बिल्कुल 2 दिनों में जानने की, कोयटा जो इम्प्योर लोग होने उनको तो कोई बताएगा ही नहीं।
वो तो समझ नहीं पाएंगे, क्या बात बल्कि उनको शायद 2-4 दिनों में लाते माते मार के निकाल देंगे, ये आपके लिए नहीं है शायद। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। तो ऐसे लोग ही रह सकेंगे जो ज़िंदगी की सख्ती को भी बिल्कुल समझ सके। जैसे हम पहाड़ों के बारे में ये कहते हैं कि पहाड़ सख्त होते हैं लेकिन सच्चे होते हैं, दे वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल माउंटेन्स। सो सिमिलरली ऐसे लोग आए, ऐसे लोग हैं जो कि किसी वो है ना कि यस ऐ शहर के दुकानदारों कारोबारी उल्फत में सूद क्या ज़ियां क्या है तुम ना जान पाओगे। तो बस इस तरह कर लें कि शहर के दुकानदार ना लाना आप। बाकी हमने बहुत कोशिश की इस आउटडोर पॉडकास्ट में कि हवा की आवाज़ कम रहे, चीज़ें रहें, बट ये जहाज़ हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन ये तो अभी दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आउटडोर पॉडकास्ट। और मैंने पहले भी जब ये हमारी डिस्कशन चल रही थी तो विंड इज़ ऑलवेज अ फैक्टर जो कि करता है, तो मैंने कहा यार विंड को कौन नॉइज़ समझता है, लाइक मैं नहीं समझता, ठीक है ना, इट इज़ नेचुरल। तो ये अगर आपको महसूस हो रही है और आप क्योंकि पॉडकास्ट लोग ज़्यादातर सुनते भी हैं, लाइक दे आर प्लग इन, तो उन लोगों के लिए अगर आप इस मंजर को डिस्क्राइब करें, जो लोग सुनेंगे इस पॉडकास्ट को अगर देख ना रहे हो, तो व्हाट यू विल से कि यार ये क्या चीज़ है। इस मंजर को डिस्क्राइब करें हम, इस मंजर को डिस्क्राइब करना वो ऐसे जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं नामुमकिन है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो सारी बातें कहने के बाद ये है कि हम बैठे हैं और हमारे गिर्द पहाड़ों ने हमें घेरे हुआ है और साथ जो है ये पानी है जिसमें लहरें उठ रही हैं और मुर्गाबियाँ उन लहरों में जो है वो डूब रही हैं और फिर निकल रही हैं और गोते लगा रही हैं। और बस बहुत खूबसूरत मंज़र है, बहुत करीब हैं हम नेचर से इस वक्त। और इस नेचर में जब आप होते हैं तो आप डिफरेंट फील करते हैं ख़ुद के भी, आपके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। सो जस्ट फीलिंग टू मैनी थिंग्स एट द मोमेंट, यस अगेन टू मैनी you know stories coming in, too many voices, too many things that have happened, that have these जो इन पहाड़ों ने देखी हैं। देखिए इंसान की मुद्दत हयात बहुत छोटी है, हम तो कुछ भी नहीं देखते, इतना शोर करते हैं। तो कभी इंसान ये सोचता है कि जो पहाड़ सराउंड कर रहे हैं कोयटा को, इन्होंने क्या कुछ देखा होगा इस कोयटा के साथ। बिल्कुल, तो वो उन्होंने जो कुछ देखा होगा उसकी चंद शायद वो किरणें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और उसकी जो फीलिंग है वो है जिस वक्त इस मंज़र पे मुमकिन है। बिल्कुल। और जब हम ये पॉडकास्ट का सेटअप लगा रहे थे तो मैं अपनी किताब लेकर आया हुआ था आपको तोहफे में देने के लिए, वो अब हमसे ज़रा थोड़ी सी दूर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको हम एक सेपरेट स्टोरी में कर लेंगे, देयर इज़ नो इशू, बट थैंक्स अ लॉट। और साथ इट इज़ अ वंडरफुल टॉक, मतलब पहली पॉडकास्ट, आउटडोर पॉडकास्ट, केव मैंस जो है वो बैठे हुए हैं एंड दे आर डिस्कसिंग थिंग्स। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग टॉक रही है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और थैंक्स टू यू कि आप इतनी दूर से इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आए और आपने इतने बिजी स्केजुअल से ये तमाम टाइम निकाल के और इस दिन को जो है एक यादगार बना दिया। यादगार नहीं, इसको हम यादगार का वर्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बिकॉज पहली किताब, पहली पॉडकास्ट, पहली चोटी, ठीक है ना, और पहली मोहब्बत, ठीक है, तो ये बड़ी एक यादगार चीज़ें होती हैं, देयर इज़ नो डाउट। सो थैंक यू साद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया, थैंक यू, आपने बुलाया, ऐसी बहाने कोयटा से एक पहला रिश्ता डेवलप हो गया है। बाकी बहुत अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ग्रेट आइडिया एंड आई होप कि इस तरह से आगे चलता चला जाएगा और आई होप के लोग पसंद करेंगे, क्योंकि किसी भी स्टूडियो के अंदर बात करें अदर थिंग, और अगेन जब आपके साथ पहाड़ हो, पानी हो, मुर्गाबियाँ हो, हवा हो, बिल्कुल, तो उसका एक अपनी फील है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। हम आपको बेस्ट विशेज़ आपके साथ, हमारी नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं हैं। अल्लाह पाक इस आइडिया को कामयाब करें, अच्छे से गेस्ट आपके पास आते रहें, और जो राइट वैल्यूज़ हैं वो आपकी इस महफिल से प्रोजेक्ट होती रहे। इस पॉडकास्ट के शुरू करने का जो एक बुनियादी थीम जो जब मेरे दिमाग में हिट हुआ, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साहब के वो अल्फाज थे कि जी एक पहाड़, एक बादल और एक भूरे रीछ के लिए क्या कोई घर से निकल सकता है, ठीक है, तो यस हमने निकला है जी आपके सामने एक पहाड़, एक झील और एक बहुत सारी मुर्गाबी के लिए आगे है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू साद, स्पेशल थैंक्स टू खुमैस, ही प्रोवाइडेड अस द टेक्निकल स्टफ के रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, ऑडियो वीडियो तमाम चीज़ें, सब कुछ, और वो कल सारी रात जागता रहा बिकॉज ही कुडंट स्लीप इन अ न्यू प्लेस, और वो मेरे साथ था, तो थैंक यू खुमैस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच साद।
इंशाल्लाह आई वांट टू सी यू ऑन एक्सपीडिशन हियर, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ माउंटेन्स जिन पे आपको मैंने लेकर जाना है, ठीक है। सो फाइंड सम टाइम एंड कम बैक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।